हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। भाई स्वागत है आज की क्लास में। आज है सैलरी की रिवीजन। तो भाई पहले हमने रिवीजन मैराथन में पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन और रेजिडेंशियल करवाया। अब हम करने जा रहे हैं सैलरी चैप्टर रिवाइज। तो भाई क्विकली करेंगे। इस नोट्स को अगर आपको पाना है तो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सीए के लिए, सीए स्टूडेंट्स के लिए अलग टेलीग्राम चैनल है, सीएस एंड सीएमए स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट चैनल है। और ये जो वीडियो है ये सीए, सीएस, सीएमए स्टूडेंट सारे देख सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊंगा, अगर कोई वीडियो सेपरेट बनाऊंगा तो वहां पे एक्सक्लूसिवली लिखूंगा। यहाँ पर अभी कॉमन कंटेंट है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सब बच्चों को देखना जरूरी है शुरू से लेके अंत तक। समझ में आ गई बात। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने एक बारी रिवाइज अपनी तरफ से कर लिया है, क्वेश्चंस वगैरह कर लिए हैं, क्योंकि तभी समझ में आने वाला है ये सैलरी चैप्टर की रिवीजन। ठीक है जी। तो भाई रेजिडेंशियल स्टेटस में हम लोगों ने सेक्शन 6 से लेकर 9 किया था। सैलरी चैप्टर के अंदर हम सेक्शन 15 से लेकर 17 करते हैं, प्लस करते हैं सेक्शन नंबर 10, है ना। तो सेक्शन 15 से लेकर 17 प्लस सेक्शन 10 होता है सैलरी चैप्टर। नाउ सेक्शन 10 तो अगर आपको याद हो तो सेक्शन 10 क्या होता है? इनकम्स विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बट इन सैलरी चैप्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी एग्जेम्पशंस हैं जो हम सेक्शन 10 की एग्जेम्पशंस डिस्कस करते हैं। आ जाओ दोस्तों। नाउ ये फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, बेसिक पे, डीए, कमीशन, बोनस, आपको याद होगा सबको। तो ये जो फॉर्मेट होता है, चारे, एंटरटेनमेंट अलाउंस, नोटिफाइड अलाउंस, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव, सैलरी, इसमें से बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और कमीशन और बोनस होता है। ये चारों फुली टैक्सेबल होते हैं, चारों फुली टैक्सेबल होते हैं। इस पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई एग्जेम्पशन नहीं है, जबकि बाकी सारी चीजों पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ क्या देता है? एग्जेम्पशन देता है। फिर हम लोग ग्रेचुटी, पेंशन, लीव, सैलरी, रिट्रेंचमेंट और वॉलंटरी रिटायरमेंट को एक साथ पढ़ लेते हैं, तो इसको हम लोग रिटायरमेंट बेनिफिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं परक्विजिट्स, जो कि बहुत बड़ा कंटेंट है दोस्तों, प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ऐड कर देते हैं और ग्रॉस सैलरी आ जाती है। जरूरी नहीं है कि सैलरी के कंटेंट को आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है, वो आगे पीछे हो सकता है। ग्रॉस सैलरी आ जाने के बाद आपको डिडक्शंस माइनस करनी होती हैं अंडर सेक्शन 16। आपको पता है सैलरी की अपनी ही डिडक्शंस है सेक्शन नंबर 16 में। और कौन कौन सी हो गई? पहली स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरी एंटरटेनमेंट अलाउंस, तीसरी प्रोफेशनल टैक्स। स्टैंडर्ड डिडक्शन का सेक्शन है सेक्शन 16(1)(a), एंटरटेनमेंट अलाउंस का सेक्शन 16(2) और प्रोफेशनल टैक्स का 16(3). मैं फिर से बार बार बोल दूं, मैं अपनी क्लासेस के अंदर मैं रिवीजन करवाता हूं, सेक्शंस की भी याद करवाता हूं, और मेरे को आदत है और मैं चाहता हूं कि वो आदत आपको भी हो जाए, क्योंकि आगे आज नहीं तो कल आपको सेक्शंस हमेशा याद रखने। समझ में आ गई बात। और जब आप डेली रूटीन में कोई चीज़ करते हो तो आपको याद हो जाता है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही अगर आपको एग्जाम्स तक ये पहले तो याद करने हैं, पहला पर्पस है एग्जाम्स तक, तो आप डेली रूटीन में आपको याद करने की आदत डालनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात। एक जगह पर लिख लो, एक ही जगह पर, और सारे सेक्शंस को एक एक करके डेली बेसिस पे अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के एक बारी उसकी नज़र मार ली कि कौन कौन से सेक्शंस हम लोग पढ़ते हैं, सारे इनकम टैक्स के अंदर, सारे जीएसटी के अंदर। ठीक है जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे ना। ठीक है जी। हम लोगों ने पढ़ा कि सेक्शन नंबर 15 से लेकर 17 होता है। तो भाई सबसे पहले जो सेक्शन 15 होता है वो इनकम टैक्स अंडर द हेड सैलरी का बेसिस ऑफ चार्ज होता है ना। बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि सर चार्जिंग सेक्शन, मतलब ये बताता है कि ऐसी सैलरी इनकम पे हम लोग टैक्स क्यों लगाते हैं। भाई कहाँ लिखा हुआ है कि सैलरी इनकम पे टैक्स लगना है? ये बात लिखी जाती है सेक्शन नंबर 15 में। क्या लिखा जाता है सेक्शन 15 में? दैट सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। तो बेटा सैलरी चाहे ड्यू बेसिस हो चाहे रिसिप्ट बेसिस हो, दोनों में से जो भी पहले। आप लोगों को पता है कि एक जो कंपनी है जब एम्प्लॉय को सैलरी देती है तो उसकी एक ड्यू डेट होती है और एक उसकी रिसीविंग डेट होती है। दोनों में से जो भी चीज पहले आएगी, है ना, उसी के बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगा। सो मान लो अगर मैं इसका एक एग्जांपल देके चलूं कि मान लो अगर अप्रैल मंथ की सैलरी जो है वो आपको ड्यू हो जाती है 30 अप्रैल को, और उसको मिलती जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को जो देती है वो 7 मई को देती है। सो 30 अप्रैल या 7 मई, विच एवर इज अर्लियर, 30 अप्रैल। सो अप्रैल मंथ की सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी 30 अप्रैल को, हालांकि रिसीव होगी आपको 7 मई को। समझ में आया? इसके बिहाइंड ये लॉजिक है। अब जब हम बात करते हैं कि यही सैलरी सर ये चीज भी दिमाग में आती है, सर ऑब्वियसली ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर में ड्यू ही हमेशा पहले आएगा, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं होता दोस्तों। अगर अगले साल की सैलरी, अगले साल के 2-3 महीनों की सैलरी मैं पिछले साल में एडवांस में ले लेता हूं, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है एडवांस बेसिस पर सैलरी पे टैक्स लग जाएगा, यानी रिसिप्ट बेसिस पे सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी, और बाद में वो टैक्सेबल दोबारा नहीं होगी जब वो ड्यू होगी। सो मैंने एक नोट लिखा इफ सैलरी इज टैक्स ऑन रिसिप्ट बेसिस देन इट कैन नॉट बी टैक्स व्हेन इट बिकम्स ड्यू।
तो वो दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब है अगर मान लो आने वाले अगले साल के लिए 3 महीने की सैलरी मैंने एडवांस में ले ली पिछले साल में मार्च मंथ में, तो इस साल में 15 महीने की सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी और अगले साल में 9 महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस लॉजिक के बाद हम लोग पढ़ते हैं बेसिक पे। बेसिक पे फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले होता है, और बेसिक पे जो होता है एक फिक्स पेमेंट होती है, ये फुली टैक्सेबल होता है, इस पे कोई गवर्नमेंट एग्जेम्पशन नहीं देता। बट आपने कभी देखा होगा कि बेसिक पे में भी एक ग्रेड स्केल दिया जाता है कुछ इस तरीके से। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में जनरली ये चीज बड़ी कॉमन है कि आपको 10,000 रुपए की ज्वाइनिंग हो जाएगी और आपको एवरी ईयर इंक्रीमेंट मिलेगी 500 रुपए की, जब तक आपकी सैलरी 12,000 नहीं होती, और उसके बाद एवरी ईयर इंक्रीमेंट मिलेगी 1,000 रुपए की, जब तक आपकी सैलरी 18,000 रुपए नहीं होती। तो इस तरीके से आपको सैलरी मिलती है। मैं इसका एक एग्जाम्पल देके दिखा देता हूं आप लोगों को। ये देखो भाई, अगर मान के चलें कि आपकी जो ग्रेड है, आपका ज्वाइनिंग है 1/10/2012 है, ठीक है, आपकी 1 अक्टूबर 2012 को जॉब लगी है, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ठीक है, और आपको ग्रेड दे दिया गया है सेम 10,000 रुपए माइनस कह रहा हूं -500 रुपए -12,000 -1000 और -18,000। इसका मतलब क्या है कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर तो सैलरी 10,000 रुपए होगी, 1/10/12 को आपकी सैलरी कितनी होगी? 10,000 रुपए होगी। 1/10/13 को आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा कितने रुपए का? 10,500, 500 रुपए का इंक्रीमेंट मिल जाएगा। 1/10/2014 को आपकी सैलरी 11,000 रुपए की हो जाएगी। 1/10/2015 को आपकी सैलरी 11,500 की हो जाएगी। 1/10/2016 को आपकी सैलरी 12,000 रुपए की हो जाएगी। और इसके बाद यानी 12,000 ज्वाइन आते ही आपको हर साल 1,000 रुपए की इंक्रीमेंट मिलती है। तो 1/10/17 में आपकी सैलरी 13,000 हो जाएगी। फिर इसके बाद 14,000, फिर 15,000, फिर 16,000, 17,000, 18,000, 18,000 के बाद प्रमोशन मिल जाएगी। नाउ प्रमोशन मिलेगा जो भी हमारा मुद्दा नहीं है। नाउ अल्टीमेटली आपको सैलरी निकालनी होती है एक पर्टिकुलर ईयर की। तो आपको अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दी जाती है तो आपको पहले पर्टिकुलर ईयर पे पहुंचना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मेरे को 2020-21 की सैलरी टैक्सेबल निकालनी है, यानी 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021। तो बेटा मैं इस तरीके से चलता रहूंगा और चेक करूंगा कि मेरी सैलरी कब जाके 1/4/20 पे पहुंचेगी। तो 1/10/19 में मेरी सैलरी हो गई 15,000, 1/10/20 मेरी सैलरी हो गई 16,000। मैं इस डेट तक पहुंच गया। अब मुझे पता चल गया कि मुझे 1/4/20 से लेकर 31 मार्च 21 चाहिए, और ये जो सैलरी है 1/10/19 से लेकर 1/10/20 तक है ना, ये वाली 15,000। तो इसका मतलब हुआ 6 महीने तो मेरे इसी में कवर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? 1/10/19 के बाद 10, 11, 12, 1, 2, 3 यानी 6 महीने तो सैलरी 15,000 रहेगी। उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका मतलब है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी वो जो अप्रैल 2020 है वो इसी साल के अंदर आ रहा है, इस 1/10/2019 से लेकर 1/10/2020 के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया 15,000 रुपए इंटू 6 ले लेंगे और बाकी 16,000 इंटू 6 ले लेंगे, क्योंकि आगे के जो 6 महीने हैं वो इसके अंदर कवर हो रहे होंगे। तो सैलरी हम लोग कुछ इस तरीके से निकालते हैं जब ग्रेड स्केल का केस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस दो तरह के होते हैं। डीएनएस अलाउंस एक फिक्स पेमेंट होती है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। भाई इन्फ्लेशन की वजह से जो खर्चा एक एम्प्लॉय के ऊपर पड़ रहा है, उस इन्फ्लेशन को मीट करने के लिए, इन्फ्लेशन के खर्चे को मीट आउट करने के लिए एम्प्लॉयर जनरली डीए देता है। प्राइवेट कंपनीज में कम, गवर्नमेंट कंपनीज में ज़्यादा मिलता है। मतलब प्राइवेट कंपनीज में डीए का कोई मतलब वो भी नहीं है, मतलब कोई ज़रूरी भी नहीं है कि देना ही देना है। गवर्नमेंट पीएसयूज में जनरली आपको डीएनएस अलाउंस दिया जाता है। अब जब मैं बात करता हूं डीएनएस अलाउंस, तो डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता भी कहा जाता है इसको हिंदी में। अब इसको इन्फ्लेशन के खर्चों को मीट करने के लिए इसके दो टाइप होते हैं, एक फॉर्मिंग पार्ट होता है और एक डज नॉट फॉर्मिंग पार्ट होता है। जो फॉर्मिंग पार्ट होता है, डज नॉट फॉर्मिंग पार्ट होता है, ये आगे हमारी कैलकुलेशंस में, कैलकुलेशन के पर्पस के लिए इसको यूज करना है हमने। रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए फॉर्मिंग पार्ट या डज नॉट फॉर्मिंग पार्ट, मतलब रिटायरमेंट के लिए जोड़ दिया जाता है पैसा या फिर नहीं जोड़ा जाता, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो हम लोग मान के चलते हैं डज नॉट फॉर्मिंग। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो तो डज नॉट फॉर्मिंग मान के चलते हैं, वैसे क्वेश्चन में दिया होना जरूरी है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डज नॉट फॉर्मिंग ही मानना है, क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो आप फॉर्मिंग पार्ट भी मान सकते हो, नोट देना पड़ेगा आपको नीचे, ठीक है। बट सीए स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली, अगर मैं सीए स्टूडेंट्स की बात करूं तो आपके पास तो एमसीक्यूज होंगे, तो आपको दिया होगा फॉर्मिंग है या डज नॉट फॉर्मिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं कमीशन की तरफ। कमीशन
कमीशन एक इंसेंटिव है, ठीक है। जनरली आप लोगों ने कमीशन सुना होगा, आज के टाइम पे कंपनी अपने एम्प्लॉइज को कमीशन देती है मोटिवेट करने के लिए। और कंपनी अगर कमीशन देती है तो कमीशन भी दो टाइप की होती है, फिक्स और एक परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। फिक्स होता है जो हर मंथली टारगेट्स के बेसिस पे होता है या क्वार्टरली टारगेट्स के ऊपर होता है, बट अमाउंट फिक्स होता है। तो ऐसे केस में फिक्स कमीशन कही जाती है, और एक होती है परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। फर्क कुछ नहीं पड़ता, दोनों ही फुली टैक्सेबल है, ठीक है जी। परसेंटेज ऑफ टर्नओवर तो आप लोग जानते हो, मार्केटिंग वालों को परसेंटेज ऑफ टर्नओवर मिलता है। नेक्स्ट की बात करते हैं बोनस। बोनस जो है वो भी एक तरह से इंसेंटिव है मोटिवेट करने के लिए अपने इंप्लॉइज को कि भाई और मेहनत करो, आपको हर साल बोनस मिलेगा जब कंपनी के प्रॉफिट्स होंगे। सिर्फ बोनस में स्पेशल पॉइंट क्या है, भाई बोनस में स्पेशल पॉइंट ये है कि इसके ऊपर सेक्शन 15 एप्लीकेबल नहीं होता। सेक्शन 15 क्या बोलता है, दैट सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। वो चीज बोनस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, यस या नो। तो बोनस के ऊपर सेक्शन 15 एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि बोनस कभी ड्यू नहीं होता। बोनस जब मिलेगा तब टैक्सेबल होगा, अगर नहीं मिलेगा तो टैक्सेबल नहीं होगा। समझ में आ गई बात। सो बोनस एक एक्सेप्शन है सेक्शन 15 का, सेक्शन 15 का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट HRA, हाउस रेंट अलाउंस। सेक्शन 1013A आपका बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है, मुझे पता है, ठीक है। जनरली सारे बच्चों को पता होता है HRA की जो पर्पस क्या, अलाउंस क्या चीज होती है। सबसे पहले समझते हैं अलाउंस। क्वेश्चन आ सकता है अलाउंस वर्सेस परक्विजिट, तो अलाउंस पढ़ना बहुत जरूरी है। अलाउंस का मतलब एक फिक्स पेमेंट, जब कोई पर्टिकुलर खर्चा करने के लिए एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है एक फिक्स पेमेंट हर महीने के महीने। अब तेरा खर्चा चाहे 10,000 रुपये, तेरा खर्चा 20,000 रुपये, मैंने तेरे को हाउस के रेंट के लिए तेरे को हर महीने के महीने 5,000 देने स्टार्ट कर दिए। अब तू ज्यादा खर्चा कर चाहे तू कम कर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तेरे को हर महीने एक फिक्स अमाउंट देना स्टार्ट कर दूंगा। गवर्नमेंट कहता है ठीक है जी, आपको अगर ऐसा पैसा मिलता है HRA के नाम से हाउस रेंट के लिए तो एम्प्लॉयर की तरफ से, तो इनकम टैक्स वाले भी आपको एग्जेम्पशन देते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में। सॉरी, जो सेक्शन 10 होते हैं इसके आगे ब्रैकेट्स में सबसेक्शन नहीं कहा जाता, इसको क्लॉज बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी पिछली वीडियो के अंदर, रिवीजन वीडियो में भी, जो क्लॉजेज होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, उसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। तो 1013A इज डिफरेंट फ्रॉम 1014, फिर 14 से 15, 15 से 16। तो इसीलिए इन ब्रैकेट्स में जो लिखे जाते हैं ना, ये एक दूसरे से डिफर हैं। तो इसी रीजन से इनको क्लॉज बोला जाएगा, ना कि सब सेक्शंस। तो देखो डिपेंड करता है सेक्शन टू सेक्शन। जैसे सेक्शन कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन आप पढ़ते हो, उसके अंदर ब्रैकेट्स में जब आप चीज लिखते हो तो वो सब सेक्शन तब कहा जाता है जब उसका और इसका, मतलब सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 उनका आपस में रिलेशन है। मतलब पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग तभी पूरा मान लेते हैं, है ना। ये बात मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, मैं दोबारा क्यों बता रहा हूं। तो सेक्शन 1013A, आगे बढ़ते हैं। मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 लिमिट्स इज एग्जेम्प्ट। आपको पता है तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। पहला एक्चुअल HRA रिसीव, सेकंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और थर्ड 50% ऑफ सैलरी अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, 40% ऑफ सैलरी अगर आप नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो। मेट्रोपॉलिटन सिटी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दी है एज पर इनकम टैक्स, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बस यही 4 सिटीज हैं। अगर मेट्रोपॉलिटन की बात करें, नॉन मेट्रो हो तो आपका 40% ऑफ सैलरी लेना है। सैलरी में एक पेट फॉर्मूला होता है जो HRA से स्टार्ट हो जाता है और एक को याद करना है। बेसिक पे, DA का फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। मैं बच्चों को बेबी सैलरी याद करवाता हूं, बेबी सैलरी, बच्चा सैलरी एक बड़ी सैलरी, पापा सैलरी जो हम लोगों ने शुरुआत में फॉर्मेट पढ़ा था, और एक होता है बेबी सैलरी। ये बेबी सैलरी इनकम टैक्स का पेट फॉर्मूला है, तो आप उसको ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर से बोलेंगे, बेसिक पे, DA फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। नाउ अगर क्वेश्चन में फेयर रेंट, एडवांस सैलरी दिया हो तो क्या करना है, हमें इग्नोर करना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। HRA की एग्जेम्पशन के लिए फेयर रेंट, एडवांस सैलरी का कोई लेना देना है। फेयर रेंट मतलब आसपास का रेंट। हम क्या करें, चेंज ऑफ फैक्टर। बेटा HRA के अंदर चेंज ऑफ फैक्टर का एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर ड्यूरिंग द ईयर इन सब में से कोई भी चीज, HRA, रेंट पेड, सैलरी, बेसिक पे, DA, कमीशन, इनमें से कुछ भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो आपको अपनी कैलकुलेशंस के 2 हिस्से करने पड़ते हैं। यानी जब चेंज नहीं आया था तब की कैलकुलेशन अलग करनी पड़ती है, और जब चेंज आ गया तब की कैलकुलेशन अलग करनी पड़ती है। HRA एग्जेम्पशन दोनों को निकालेंगे और फिर इसके बाद टोटल करके एक्चुअल HRA रिसीव, जो पूरा HRA रिसीव्ड है उसमें से एग्जेम्प्ट को अमाउंट को माइनस कर देंगे और टैक्सेबल HRA आ जाएगा। अच्छा, इसी के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि चेंज ऑफ फैक्टर वेरियस हो, मतलब 3, 4, 5 फैक्टर्स हों जो चेंज हो रहे हो पूरे साल के अंदर। मैं ऐसा क्वेश्चन जनरली बच्चों को करवाता हूं, और ऐसा चेंज ऑफ फैक्टर में जब बहुत सारे हों तो आपको उन कैलकुलेशंस को भी बहुत सारे हिस्सों में बांट देना चाहिए। समझ में आ गई बात। सो मान लेते हैं 1 जुलाई को रेंट चेंज हो गया, 1 अक्टूबर को बेसिक पे चेंज हो गया, 1 दिसंबर को HRA चेंज हो गया। अगर ऐसा कुछ हुआ तो
तो आप जब जब चेंज हो रहा है ना उनको डिवाइड कर दो और कैलकुलेशन, सारी कैलकुलेशन जो 3 लिमिट्स हैं उनको उतने ही महीनों में कैलकुलेट करो और एचआरए एग्जेम्पशन फाइंड आउट करो और फिर एचआरए रिसीव में से माइनस कर दो, जो टोटल एचआरए रिसीव है आपका टैक्सेबल एचआरए आ जाएगा। ओके एवरीवन, अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एंटरटेनमेंट अलाउंस। सो एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट सेक्शन 16(2) गवर्नमेंट इस पे कोई भी एग्जेम्पशन नहीं देता, इसलिए 10 में नहीं आता। सो गवर्नमेंट इस अलाउंस पे कोई एग्जेम्पशन नहीं देता, बट हाँ डिडक्शन मिलती है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर एग्जेम्पशन और डिडक्शन में क्या फर्क है? एग्जेम्पशन का मतलब है वो इनकम टैक्सेबल ही नहीं है, डिडक्शन का मतलब है वो इनकम टैक्सेबल तो है बट उसमें से कुछ अमाउंट क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसका मतलब है एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में अगर मैं बात करूं, इट इज फुली टैक्सेबल। और आगे क्या लिखता है? मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 लिमिट्स इज अलाउड एज डिडक्शन। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उसकी डिडक्शन मिलेगी एंटरटेनमेंट अलाउंस में। अब यहां पर ये सिर्फ अलाउंस की जो डिडक्शन होती है, याद रहे गवर्नमेंट इंप्लॉइज को मिलती है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इंप्लॉइज को, इसके अलावा किसी और को डिडक्शन नहीं मिलती। और 3 लिमिट्स क्या है? एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव, सेकंड 20% ऑफ बेसिक पे और थर्ड 5,000 पर एनम। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उतने अमाउंट की डिडक्शन मिल जाएगी। याद रहे कि अगर आप प्राइवेट इंप्लॉई हो तो जो भी आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, मान लेते हैं 10,000 रुपये एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, वो 10,000 रुपये पूरा ग्रॉस सैलरी के अंदर आ जाएगा और उस पर कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। जबकि अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉई हो तो ऊपर एंटरटेनमेंट अलाउंस तो टैक्सेबल होगा ही, वो तो मतलब प्राइवेट हो या गवर्नमेंट टैक्सेबल तो होगा ही, बट नीचे आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) के नाम से 5,000 रुपये की मैक्सिमम लिमिट होती है, जो है ना 3 है ना, तीनों में से 5,000 रुपये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा तो मिल नहीं सकता। मतलब थर्ड और फर्स्ट अगर 3 नंबर से 5,000 से ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, सेकंड लिमिट और फर्स्ट लिमिट, तो ऐसे केस में हम डिडक्शन मैक्सिमम 5,000 रुपये दे सकते हैं, इससे ज्यादा तो दे ही नहीं सकते। तो 5,000 रुपये माइनस करके जो बच गया, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को थोड़ा सा फायदा दिया गया है। चलो, तो हम लोगों ने पढ़ लिया एचआरए, हम लोगों ने पढ़ लिया एंटरटेनमेंट अलाउंस। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 10(14) दोस्तों, नोटिफाइड अलाउंसेस। तो भाई गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलाउंसेस को नोटिफाई किया है, बहुत सारे अलाउंसेस इसके अंदर कैटेगराइज किए हैं और सारे अलाउंसेस मैंने आपको पर्पस बता दिया। सारे अलाउंसेस का पर्पस क्या होता है? एक्सपेंडिचर को मीट आउट करना। जितने भी एक्सपेंडिचर एम्प्लॉय की होते हैं, कंपनी अपनी तरफ से उसको एक फिक्स अमाउंट देती है और इसमें एग्जेम्पशन मिलती है सेक्शन 10 क्लॉज 14 में। 10 क्लॉज 14 में, तो भाई याद करें 10 क्लॉज 14 में 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में होता है जो आप एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकम के साथ कंपेयर करते हो, कैटेगरी 2 में वो अलाउंसेस हैं जहां पे आप एग्जेम्पशन लिमिट के साथ कंपेयर करते हो, और कैटेगरी 3 तो बिल्कुल ही अनोखा है, 70% ऑफ अलाउंस रिसीव और 10,000 रुपये महीना, विच एवर इज लेस। तो भाई कैटेगरी 1 की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं हुड्डा सिटी अलाउंसेस। याद करो बेटा, हुड्डा सिटी, H से हेल्पर, U से यूनिफॉर्म, D से डेली, A से एकेडमिक, C से कन्वेंस, T से ट्रेवलिंग अलाउंस। बेटा मैं इनका मतलब नहीं बता रहा हूं, हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, तो फटाफट मैं आगे बढ़ाता हूं। हुड्डा सिटी अलाउंसेस से मैं बच्चों को याद कराता हूं। कैटेगरी 2 में नंबर 1 आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जिसमें 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड की एग्जेम्पशन मिलती है, मैक्सिमम बच्चे 2 ही अच्छे। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड की एग्जेम्पशन मिलती है, मैक्सिमम बच्चे 2 ही अच्छे। थर्ड, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की जो एग्जेम्पशन मिलती है वो मैक्सिमम कितनी मिलती है? 3200 रुपये, बट ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिर्फ हैंडीकैप्ड के लिए है, नॉन हैंडीकैप्ड के लिए अब एग्जेम्पशन नहीं मिलती, पहले मिलती थी तो अब खत्म। तो भाई ट्रांसपोर्ट अलाउंस हैंडीकैप्ड के लिए तो 3200 रुपये की एग्जेम्पशन दे देंगे पर मंथ, बट अदरवाइज अगर नहीं दिया हुआ तो कुछ नहीं करेंगे, मतलब अगर वो हैंडीकैप नहीं है तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। ट्राइबल एरिया अलाउंस, अगर आपकी पोस्टिंग ट्राइबल एरिया में हो जाती है, कोई ऐसे जंगली इलाके में हो जाती है, तो आपको एग्जेम्पशन 200 रुपये महीने की मिलेगी। और अंडरग्राउंड अलाउंस, अगर आपकी पोस्टिंग अंडरग्राउंड एरिया में हो जाती है कोई, तो ऐसे केस में आपको 800 रुपये महीने की एग्जेम्पशन मिलेगी। इसके अलावा भी बॉर्डर एरिया, हिली एरिया, कोस्टल एरिया, बहुत सारे अलाउंसेज होते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, बट मैं जनरली बच्चों को बोलता हूँ ये 5 तो याद करने ही करने हैं। इसके अलावा आपको कुछ याद करने हैं तो वो जनरली बुक्स के अंदर आपको गिवन है स्टडी मैट में, चाहे आप CA स्टडी मैट की बात करो, चाहे CS की बात करो, चाहे आप CMA की बात करो, आपके स्टडी मैट में भी गिवन होगा, मेरी बुक में भी गिवन है, जिनके पास मेरी बुक्स हैं, और आप उन स्टडी मैट के अंदर से वो बाकी के अलाउंसेस भी रीड आउट कर सकते हो। CS स्टूडेंट्स, स्पेशली CS स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो CS स्टूडेंट्स बाकी सारे अलाउंसेस की लिमिट्स भी आपको याद करनी होती है, तो फटाफट सारे अलाउंसेस को फटाफट रीड कर लेना। आगे बढ़ते हैं कैटेगरी 3 में जो अलाउंसेस होते हैं 70% ऑफ अलाउंस रिसीव और 10,000 रुपये पर मंथ, विच एवर इज लेस। मैंने आपको इसमें बताया था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अलाउंस आता है, ठीक है, इसमें एक ही अलाउंस आता है, इसका नाम है फिक्स्ड या फिर पर्सनल अलाउंस, और ये अलाउंस जनरली ट्रांसपोर्ट कंपनी के इंप्लॉइज को दिया जाता है।
ठीक है जी। और इसके अलावा मैं आपसे क्या बात करूं कि भाई इसके अलावा कोई भी तरह के अलाउंसेस अगर दिए हों, जैसे कि सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, लंच अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कोई भी तरह के जो इन कैटेगरीज में फॉल नहीं होते हैं, तो उनको हम फुली टैक्सेबल कर देंगे। याद रहे कि इसके अलावा जब 5 अलाउंसेस जो मैं कैटेगरी 2 में पढ़ा रहा हूं, उसके अलावा भी अलाउंसेस हैं, तो मैं उनके अलावा की बात कर रहा हूं। मतलब वो तो कवर्ड है ही है, वो फुली टैक्सेबल नहीं है, उसमें भी एग्जेम्पशन मिलती है, बट उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे फुली टैक्सेबल हो जाएंगे अगर इनके अलावा आते हैं कैटेगरी, तीनों कैटेगरीज के अलावा। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जो फुली एग्जेम्प्ट होते हैं। किनको? टू सुप्रीम कोर्ट जज, अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज को अलाउंसेस मिलते हैं फुली एग्जेम्प्ट रहेगा। अलाउंसेस मिलते हैं इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हु हैज बीन पोस्टेड अब्रॉड, इंडियन एम्बेसी वाले लोग, अगर अलाउंसेस मिलते हैं इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला हो गया, अलाउंसेस मिलते हैं एम्प्लॉइज विच आर हु आर वर्किंग इन यूएन, यूनाइटेड नेशन में काम करने वाले लोग, उनको एग्जेम्पशंस हैं। और इसके अलावा समचुरी अलाउंस मिलता है अगर रिटायर्ड चेयरमैन या मेंबर या रिटायर्ड मेंबर ऑफ यूपीएससी, तो इनको भी अलाउंसेस फुली एग्जेम्प्ट होते हैं। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, अलाउंसेस को कर दिया है ओवर, अब हम बढ़ते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स की तरफ। रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ने हैं 5। सबसे पहला है ग्रेचुटी, सेक्शन 10(10) में इसकी एग्जेम्पशन मिलती है। याद करें ग्रेचुटी के बारे में ये पढ़ा था कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट हर फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट पे लगता है और हर शॉप और एस्टैब्लिशमेंट पे भी लगता है अगर पिछले 12 महीनों में किसी भी एक दिन 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स ने काम किया है, तो ऐसे केस में ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। और ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल होने के बाद एम्प्लॉई को ग्रेचुटी तब मिलती है जब कम से कम कंपनी में इस एम्प्लॉई ने 5 साल या उससे ज्यादा के लिए काम किया है। सो भाई 2 केसेस हो जाते हैं। ग्रेचुटी चाहो तो आप ड्यूरिंग द रिटायरमेंट, ड्यूरिंग द जॉब भी ले सकते हो या आफ्टर रिटायरमेंट भी ले सकते हो। तो ड्यूरिंग द जॉब लेते हो तो फुली टैक्सेबल होगा, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉई हो। और अगर आफ्टर रिटायरमेंट लेते हो तो उसके अंदर 2 केसेस होंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉई कौन होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई और लोकल अथॉरिटी। याद रहे ये एलए मतलब लोकल अथॉरिटी है, लॉस एंजलिस नहीं। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुली एग्जेम्प्ट होता है, इस पे कोई डिडक्शन, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें, इन्हीं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करें। और एनी अदर एम्प्लॉयज की अगर हम बात करें तो एनी अदर एम्प्लॉयज में 2 केसेस होते हैं भाई, एक ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड है या ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड नहीं है। अगर ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड है तो एग्जेम्पशन क्या होगी, अगर ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड नहीं है तो इनकम टैक्स एक्ट कवर्ड है तो एग्जेम्पशन क्या होगी। मेरे कहने का मतलब है आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो अगर उस पर ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड नहीं है, फिर भी उन्होंने ग्रेचुटी दे दी, फिर क्या लिमिट्स होंगी। और अगर कंपनी के ऊपर ग्रेचुटी एक्ट है और फिर उन्होंने ग्रेचुटी दी तो क्या लिमिट्स होंगी। तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के हिसाब से भाई 3 लिमिट्स हैं। पहली याद रखेंगे एक्चुअल रिसीव्ड, जो कि दोनों में ही सेम रहेगी। ठीक है। सेकंड है मंथली सैलरी डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। मंथली सैलरी का मतलब है आखिरी महीना जो भी रिटायरमेंट वाला मंथ होगा वो वाला लेना। और सैलरी में क्या क्या आएगा, बेसिक पे प्लस डीए ऑल टाइप्स आएगा। अच्छा, डिवाइडेड बाय 26, एक दिन की सैलरी निकाल देनी है, 4 छुट्टियां आपकी होती ही हैं तो इसलिए एक दिन की सैलरी निकाल के इंटू 15 कर दिया, यानी 15 दिन की सैलरी निकाल दी और उसको नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ना। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर लेबर लॉ में क्या है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर लेबर लॉ में है कि 6 महीने से ऊपर एक भी महीना या एक दिन होगा तो पूरा उसको 1 साल मान लेंगे, और अगर 6 महीना या उससे कम होगा तो इग्नोर कर देंगे। तो मान लो अगर आपने 15 साल 10 महीने काम किया है तो वो 16 साल काउंट होगा, और अगर आपने 15 साल 6 महीने काम किया है तो उसको 15 साल ही काउंट करेंगे। 6 महीने या उससे कम को इग्नोर करना है। समझ में आ गई बात, यानी बेसिकली राउंड ऑफ करना होता है। और लेबर लॉ है बेटा, तो लेबर लॉ के अंदर इस तरीके से कंप्लीटेड ईयर को राउंड ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है। लास्ट लिमिट 20 लाख रुपए, विच एवर इज लेस, इन सब में से जो सबसे कम होगा उस अमाउंट की क्या मिल जाएगी, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं वहां जहां पे ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड नहीं होता। अगर ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड नहीं होता तो इनकम टैक्स एक्ट कवर्ड होता है, और इसमें 3 लिमिट्स क्या है, पहली एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव, सेकंड एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ये डिवाइडेड बाय 2 कैसे बना, डिवाइडेड बाय 30 इंटू 15 बना, तो उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने। एवरेज सैलरी का क्या मतलब है वो मैंने यहां लिखा है, एवरेज सैलरी मींस एवरेज ऑफ सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। तो भाई रिटायरमेंट मंथ को छोड़ के पिछले 10 महीनों में जाना है और पिछले 10 महीनों का हमें क्या करना है, एवरेज करना है। उस एवरेज किसका करना है, सैलरी कौन सी, बेसिक पे, डीए, फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, टर्नओवर, वही बेबी सैलरी, याद आ रहा है, बच्चा सैलरी। अब वो इस तरीके से कैलकुलेशन करना। अच्छा, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर में क्या आएगा सर, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर में इनकम टैक्स वाले कहते हैं हम मंथ्स और डेज को इग्नोर करते हैं। तो अगर आपने 15 साल 11 महीने 15 दिन भी काम किया तो 15 साल 11 महीने 15 दिन, 11 महीने 15 दिन को इग्नोर करना है।
कंप्लीट ईयर होना चाहिए, अदरवाइज हम उसको काउंट नहीं करेंगे। लास्ट लिमिट 20 लाख रुपए फिक्स लिमिट होती है, ये जिंदगी भर की लिमिट होती है। जो 20 लाख होती है ना, ये पूरी जिंदगी की लिमिट होती है, इससे ज्यादा की आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलती। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर आपको पहले कभी कोई एग्जेम्पशन मिली है ग्रेचुटी रिसीव होने के बाद, तो वो एग्जेम्पशन इस थर्ड लिमिट में से माइनस हो जाएगी अगली बार ग्रेचुटी जब मिलेगी उसको कैलकुलेशन करने के लिए। समझ में आ गई बात? तो ये बातें आप लोगों के पढ़ ली हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रेचुटी के बाद आता है पेंशन। पेंशन देने दे दी टेंशन, सेक्शन 10(10)(a). तो भाई पेंशन क्या कहता है? पेंशन होते हैं दो तरह के, कम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड मतलब मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जो जनरली मिलती है। कम्यूटेड मतलब लमसम। अनकम्यूटेड इज फुली टैक्सेबल। अनकम्यूटेड में कोई तरह की एग्जेम्पशन नहीं मिलती, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो। अगर आप कम्यूटेड पेंशन लेते हो यानी लमसम ले लेते हो, तो उसमें दो केसेस होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन? गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगेन इसमें भी डेफिनेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में काम करने वाले लोग। ठीक है जी। तो आईसीआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में काम करने वाले लोगों को अगर पेंशन मिलती है ना लमसम, तो ये इनको फुली एग्जेम्प्ट हो जाती है। समझ में आ गई बात? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वो होती है जो अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास होती है। सो एनी अदर एम्प्लॉय में कौन आता है? एनी अदर एम्प्लॉय में दो केसेस हो गए, एक या तो आपको ग्रेचुटी साथ में मिल रही है या फिर आपको ग्रेचुटी साथ में नहीं मिल रही। यानी ग्रेचुटी भी मिल रही है, वो भी लमसम है, पेंशन भी आप ले रहे हो, लमसम ले रहे हो, तो भाई दो दो लमसम अमाउंट। तो गवर्नमेंट कह रहा है हम आपको एग्जेम्पशन देंगे कम, 1/3 ऑफ द टोटल कम्यूटेबल पेंशन इज एग्जेम्प्ट। और अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिल रही तो हाफ ऑफ द टोटल कम्यूटेबल पेंशन इज एग्जेम्प्ट। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल देके इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर जाते हैं। ये देखो, अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट 60% ऑफ टोटल कम्यूटेबल पेंशन, टोटल कम्यूटेबल ना, टोटल कम्यूटेबल पेंशन क्या होता है भाई? टोटल कम्यूटेबल पेंशन मतलब टोटल पेंशन विच इज डिसाइडेड बाय द कंपनी फॉर एम्प्लॉय। टोटल, अब टोटल में कम्यूटेड भी होगा और अनकम्यूटेड भी होगा। अब आपका उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिख दिया? 60% ऑफ टोटल इज 1,50,000 और ये आपने लमसम उठा लिया, 1.5 लाख रुपए आपने लमसम उठा लिया, जो कि 60% ऑफ टोटल बनता है। तो 1.5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, ये आपका 2.5 लाख बन गया। तो आप अगर टोटल कम्यूटेबल पेंशन निकालना चाहते हो तो वो आप कैसे निकालोगे? 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज ₹2,50,000। एक बात और ध्यान रहे बच्चों, जब हम लोग एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं, ये टोटल कम्यूटेबल पेंशन का 1/3 या हाफ करना है, कम्यूटेड पेंशन का नहीं। हाँ, एग्जेम्पशन कम्यूटेड पेंशन में से देनी है, मेरी बात समझना। तो यहां पर जब हम लोग कानून को पढ़ते हैं तो इस कानून में क्या लिखा है? अगर ग्रेचुटी मिल रही है तो 1/3 ऑफ द टोटल कम्यूटेबल पेंशन इज एग्जेम्प्ट। आउट ऑफ व्हाट? कम्यूटेड पेंशन। वी आर टॉकिंग अबाउट कम्यूटेड पेंशन। तो भाई जब हम लोग एग्जेम्पशन निकालने लगेंगे, मान लो ग्रेचुटी नहीं मिल रही, मान लो नो ग्रेचुटी रिसीव, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ग्रेचुटी नहीं मिल रही, ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? एग्जेम्पशन कितनी देंगे? एग्जेम्पशन देंगे 1, एग्जेम्पशन देंगे हाफ। कितनी देंगे? हाफ ऑफ 2.5 लाख रुपए। तो हाफ ऑफ 2.5 लाख रुपए हो गया 1/25। अब इतने रुपए की एग्जेम्पशन है, 2.5 लाख में से नहीं, कहां से? कम्यूटेड पेंशन जितनी भी मिली है उसमें से। तो कम्यूटेड पेंशन कितनी मिली है मुझे बता दो? 1.5 लाख रुपए। मिली है नहीं मिली? तो ये 1.5 लाख रुपए में से 1,25,000 रुपीज एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 25,000 रुपए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। याद रहे सेक्शन है 10(10)(a), इसमें एग्जेम्पशन मिल जाती है। अब अनकम्यूटेड पेंशन जो होता है वो फुली टैक्सेबल होता है नहीं होता? बट कई बार आपने देखा होगा अनकम्यूटेड पेंशन के अंदर भी क्वेश्चन करते वक्त बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। और वो क्या कंफ्यूजन होती है मैं आपको बता देता हूं कि मान लो आपके लिए एम्प्लॉयर ने कहा कि 10,000 रुपये महीने एक पेंशन डिसाइड कर दी है, आपकी रिटायरमेंट हो रही है 1 नवंबर को 2020, ठीक है। अब ऑब्वियसली है कि पेंशन आपको इसके बाद ही मिलनी स्टार्ट होगी, इससे पहले तो आपको सैलरी मिलती होगी। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस साल में 5 महीने की पेंशन मिलेगी। तो इस साल की बात करें, पर्टिकुलर 20-21 की अगर हम बात करें तो 5 महीने मिलेगी। सो ऑब्वियसली 10,000 रुपये के हिसाब से आपको मिलनी चाहिए थी। बट हुआ क्या कि आपको 1 नवंबर से लेके 1 जनवरी तक तो मिला, बट इसके बाद ये लिख दिया गया कि 60% ऑफ द पेंशन, 60% ऑफ द टोटल कम्यूटेबल पेंशन हैज बीन कम्यूटेड। मतलब ऊपर वाला जो पॉइंट है ना वो इसके बाद लिखा है, 1 जनवरी के बाद। मतलब इसका मतलब ये बात साफ हो गई कि जब आपको नवंबर और दिसंबर मंथ की पेंशन मिल रही थी तब आपको अनकम्यूटेड पूरे 10-10 हज़ार मिले होंगे। बट जब 1 जनवरी में आपने ये डिसीजन ले लिया कि 60% एक साथ ले जाना है घर पे, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो 40% है वो आपको अब
मिलेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि 60% तो आप एक साथ ले गए हो। तो ऐसे केस में 10,000 रुपये का हम करेंगे 40% और बाकी के 3 महीनों के लिए यानी 4,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 3, 12,000 रुपये। देखो एक बात फिर से समझो, वो जो 10,000 रुपये की पेंशन डिसाइड की गई थी वो 100% पेंशन थी, अनकम्यूटेड 100%, क्योंकि उस वक्त ये डिसाइड नहीं किया गया था कि आपने लमसम लेना है या नहीं लेना। आपने 2 महीने बाद गवर्नमेंट ने आपने 2 महीने बाद एम्प्लॉयर को बताया कि मुझे लमसम लेना है, तो इसी रीजन से वो 2 महीने के बाद से ही 40% करेंगे, उससे पहले फुली टैक्स पूरा अमाउंट टैक्सेबल कर देंगे, यानी 10,000 इंटू 2 पूरा। और उसके बाद क्या किया आपने, 60% लमसम लेने के लिए बात कर दी है, तो बचे हुए 40% अब आपको मिलने चाहिए। तो आगे के महीनों में 10,000 इंटू 40% इंटू 3 यानी 12,000 रुपये। तो पूरा अनकम्यूटेड पेंशन जो टैक्सेबल होगा वो 20 और 12 32,000 रुपये होगा। समझ में आ गई बात? चलो, मैं उम्मीद करता हूं आपको पेंशन समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। लीव सैलरी है सेक्शन 10(10)(a) के 10(10)AA के अंदर, और लीव सैलरी का मतलब होता है जो छुट्टियां नहीं ली हैं, मतलब आपको पता है कंपनी अपनी तरफ से आपको छुट्टियां देता ही देता है कि भाई इतनी छुट्टियां आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, मान लो कुछ कंपनी कहती है एक साल में 2 महीने की छुट्टियां, कुछ कंपनी कहती है एक साल में 40 दिन की छुट्टियां, कुछ कहती है एक साल में 45 दिन की छुट्टियां। जितनी भी कंपनी अपनी तरफ से छुट्टियां अलॉट करता है ना, हम लोगों ने देखना है इनकम टैक्स वाली कितनी लिमिट देते हैं, और उसके बेसिस में हम लोगों ने अनअवेल्ड लीव्स निकालनी है। क्या निकालनी है? अनअवेल्ड लीव्स, क्योंकि जो छुट्टियां ले ली होंगी वो उसमें से माइनस कर देंगे, जो बच जाएंगी वो अनअवेल्ड होंगी। सो अगर मान लो आपको पूरे 20 साल के लाइफ में 20 साल का आपने जो एक्सपीरियंस एक कंपनी में काम किया, 20 साल काम किया, और 20 साल में आपको कम से कम 600 छुट्टियां मिली हैं, और इस 600 में से 100 छुट्टियां आपने पूरे 20 सालों में ली हैं, तो टोटल 500 बच गई। इस 500 छुट्टियों की आपको क्या मिलेगी? लीव सैलरी मिलेगी। समझ में आ गई बात? अब गवर्नमेंट इस पे एग्जेम्पशन कितनी देता है, बस हमने बात वही वाली करनी है ना। लीव सैलरी के अंदर 2 केसेस होते हैं। एक होता है ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ जॉब। अगर आप चाहो तो आप कंपनी को बोल सकते हो कि मुझे ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ जॉब चाहिए लीव सैलरी, और अगर ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ जॉब मिलेगी तो वो फुली टैक्सेबल होगी, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉई हो। बट अगर आफ्टर रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन मिलता है तो ऐसे केस में 2 केसेस होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। गवर्नमेंट एम्प्लॉई 2 ही तरह के होते हैं इसके अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दैट्स इट। अब इनको अगर लीव सैलरी मिलती है तो ऐसे केस में ये फुली एग्जेम्प्ट होता है, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। जब हम बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए तो होती हैं 4 लिमिट्स। पहली एक्चुअल रिसीव्ड, सेकंड होती है एवरेज सैलरी इंटू 10, थर्ड होती है एवरेज सैलरी इंटू लीव्स अनअवेल्ड, और लास्ट होती है 3 लाख रुपए। जी हाँ, 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए मैंने शुरुआत में गलती में 5 लाख लिख दिया था, तो 3 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, 3 लाख रुपए से ज्यादा एग्जेम्पशन नहीं मिलती। और आप लोग जानते हैं जो चौथी लिमिट होती है ना, फिक्स लिमिट होती है, पूरी जिंदगी के लिए लिमिट होती है, इससे ज्यादा की आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। नाउ एवरेज सैलरी का मतलब क्या होता है, लीव्स अनअवेल्ड का मतलब क्या होता है, ये बात भी समझनी होती है। एवरेज सैलरी का मतलब क्या होता है? एवरेज सैलरी इज एवरेज ऑफ सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। बेटा ये बात मैंने यहां पे लिखी हुई है, द डेट ऑफ रिटायरमेंट। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रिटायरमेंट की डेट से पहले का लेना है, जबकि ग्रेचुइटी में हमें मंथ ऑफ रिटायरमेंट से पहले का लेना था। मेरी बात समझ रहे हो? यहां पे डेट ऑफ रिटायरमेंट से पहले का लेना है, क्योंकि लीव्स आपकी रिटायरमेंट डेट से पहले भी हो सकती हैं, इसीलिए हमें डेट ऑफ रिटायरमेंट से पहले का लेना है। तो अगर मान लो आप 11 दिसंबर को रिटायर होते हो, तो 11 दिसंबर को छोड़ के मतलब 10 दिसंबर से पहले के 10 महीने जाना है। समझ में आ गई बात? चलो, अब जब हम बात करते हैं लीव्स अनअवेल्ड की, तो लीव्स अनअवेल्ड कैसे निकाला जाता है? ये देखो, ये एक फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, कंपनी रूल्स और इनकम टैक्स रूल्स। नाउ कंपनी रूल्स वो हो गए जो कंपनी एक्चुअल में दे रहा है, क्वेश्चन में दिया होता है कितनी छुट्टियां अलाउ की गई हैं। एक साल में 40 दिन, जितनी भी है, मान लो एक साल में 40 दिन है, तो अगर एक साल में 40 दिन दिए हैं और मान लो 20 साल आपने काम किया, तो इंटू 20 तो 800 छुट्टियां हो जाती हैं। कितनी यहां पे आ जाएगा? 800। और यहां पर आएगा इनकम टैक्स की लिमिट। इनकम टैक्स कहते हैं एक साल में 30 दिन से ज्यादा छुट्टी का मतलब ही नहीं बनता। तो अगर एक साल में 30 दिन या फिर 1 महीना, मतलब जो भी आप इनमें से कह लो, अगर मंथ्स में दिया हुआ है कंपनी वाला तो यहां पर भी आप मंथ्स में लेना, अगर ये आपको डेज में दिया हुआ तो ये भी आप डेज में लेना। तो आपको यहां पे डेज में दे दिया है, कितना दे दिया डेज में? 800 छुट्टियां हो गई। इनकम टैक्स वाले कितना कहते हैं? एक साल में 30। तो भाई एज पर इनकम टैक्स एक साल में अगर 30 है तो 20 साल में कितनी हो गई? 600। तो यहां आ गई 800, यहां आ गई 600। मेरी बात समझ रहे हो? उसमें से छुट्टियां कितनी अवेल कर ली वो इसमें से माइनस कर देते हैं। मान लो आपने पूरे 20 सालों में
300 छुट्टियां ले ली हैं, तो 300 छुट्टियां माइनस कर देते हैं, यहां पर भी यहां पर भी। अब यहां पे बचेगा 500 छुट्टियां और यहां पे बच रहा है 300 छुट्टियां। अब ऑब्वियसली कंपनी तो आपको कह रहा है 500 छुट्टियों की लीव सैलरी मुझसे ले लो, 500 छुट्टियों की लीव सैलरी कोई तो एक्चुअल रिसीव बोलते हैं, और 300 छुट्टियों की लीव सैलरी इनकम टैक्स वाले लिमिट दे रहे हैं कि इससे ज्यादा आपको मिलनी नहीं चाहिए थी। तो थर्ड लिमिट में एवरेज सैलरी इनटू लीव्स अनअवेयर्ड आएगा। समझ में आ गया बात? और वो लीव्स अनअवेयर्ड जो है वो इनकम टैक्स वाला है। समझ में आ गई बात? लास्ट लिमिट 3 लाख रुपए, ये जिंदगी भर की एग्जेम्पशन लिमिट होती है, और इसका मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं ग्रेचुइटी के केस में कि अगर आपने पहले कभी लीव सैलरी ली है और लीव सैलरी में से एग्जेम्पशन क्लेम की है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लीव सैलरी लोगे और एग्जेम्पशन कैलकुलेट करोगे, तो जो चौथी लिमिट है 3 लाख रुपए, वो आपने पहले वाली जो एग्जेम्पशन ली थी वो अमाउंट उसमें से माइनस करना पड़ेगा, चौथी लिमिट कम हो जाएगी, धीरे धीरे करके एक टाइम पे आके जीरो हो जाएगी। मतलब जिंदगी भर में आप इस 3 लाख रुपए से ज्यादा एग्जेम्पशन नहीं ले सकते हो। सैलरी की अगर हम बात करें, सैलरी जो हम लोग एवरेज सैलरी कह रहे हैं, सैलरी में क्या आएगा? सैलरी वही है पेट फॉर्मूला इनकम टैक्स का, क्या? बेसिक पे, डीए, फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, टर्नओवर। अगर अभी तक हम लोग देखें ना, तो हम लोगों ने अभी तक 2 सैलरी की डेफिनेशन पढ़ी है। एक पढ़ रहे थे हम लोग लेबर लॉ वाली यानी ग्रेचुइटी एक्ट, उसमें पढ़ा बेसिक पे प्लस डीए ऑल टाइप्स, और बाकी जहां पर भी लेबर लॉ नहीं लग रहा, मतलब अगर मैं बात करूं ग्रेचुइटी की, अगर मैं बात करूं एचआरए की, अगर मैं बात करूं लीव सैलरी की, यहां पर लेबर लॉ नहीं लग रहा, ये सारा इनकम टैक्स लॉ लग रहा है। तो इनकम टैक्स लॉ में यहां पर बताया गया कि लीव सैलरी की क्या लिमिट है, सैलरी में क्या क्या आएगा, और वो सेम फॉर्मूला है जो हम लोग ने शुरुआत में पढ़ा था, बेसिक पे, डीए, फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, टर्नओवर। और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर में मंथ्स और डेज को इग्नोर करने हैं। अब नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स की कहां जरूरत पड़ेगी? आपने देखा होगा मैंने 800 निकालने के लिए क्या किया था, 40 मल्टीप्लाई बाय 20। मान लो 20 नहीं होता, 20 साल 10 महीने होता, तो क्या करते? क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा होता तो हम उसके मंथ्स और डेज को क्या करते? इग्नोर करते। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ना लीव सैलरी के बाद आ जाती है बात रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन की, जो कि एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 मिलता है, और ये सेक्शन की एग्जेम्पशन मिलती है 1010B में से। सो भाई गवर्नमेंट कहता है कि हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे अगर आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कोई डिस्प्यूट होता है और एम्प्लॉय को निकाल दिया जाता है धक्के मार के, रिट्रेंच कर दिया जाता है, तो ऐसे केस में हम आपको कुछ कॉम्पेंसेशन देने के लिए लायबल हैं, कंपनी देगी। और ऐसे केस में गवर्नमेंट आपको कुछ एग्जेम्पशन देगा, 3 लिमिट्स की एग्जेम्पशन देगा। पहला, तीनों में से जो सबसे कम होगी एग्जेम्पशन दे देगा। फर्स्ट, एक्चुअल रिसीव्ड। सेकंड, एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब एवरेज सैलरी यहां पर लेना होता है 3 महीने का एवरेज, उस महीने को छोड़ के जिस महीने में रिटायर होते हैं उससे पहले के 3 महीने का एवरेज। और जो सैलरी लेनी होती है वो सैलरी के अंदर क्या आएगा, क्योंकि ये लेबर लॉ है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट भी लेबर लॉ है, लेबर के फेवर में बनाया गया, तो बेसिक पे प्लस डीए ऑल टाइप्स। और जो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर है ये भी लेबर लॉ के हिसाब से, जहां जो हमने ग्रेचुइटी एक्ट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 6 महीने से ऊपर एक भी दिन और एक भी महीना होगा तो 1 साल मान लेंगे, और अगर 6 महीने उससे कम होगा तो इग्नोर कर देंगे। लास्ट लिमिट होती है बेटा 5 लाख रुपए। ये मैंने दोनों बातें यहां पे लिखी हुई हैं, समझ में आ गई बात? लास्ट लिमिट 5 लाख रुपए, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Now point number 10 is voluntary retirement compensation। voluntary retirement compensation की अगर हम बात करें सेक्शन 1010C की, तो यहां पर आप वॉलंटरली कभी भी रिटायर हो जाते हो जब गवर्नमेंट ने स्कीम अपने पास रखी हो, उसको गोल्डन हैंडशेक स्कीम बोलते हैं। अगर गवर्नमेंट कंपनी ने अपने पास स्कीम रखी हुई है और आप वॉलंटरली रिटायरमेंट ले लेते हो, तो गवर्नमेंट कहता है तब उस केस में कंपनी इज लायबल टू पे सम अमाउंट टू द एम्प्लॉय, और ऐसे केस में गवर्नमेंट एग्जेम्पशन देता है अंडर इनकम टैक्स। 4 लिमिट्स होंगी। पहली, एक्चुअल कॉम्पेंसेशन रिसीव। सेकंड, मंथली सैलरी मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जितने साल आपने काम किया। नंबर 3, मंथली सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट इन द सर्विस, जितने साल की सर्विस बच गई। और लास्ट लिमिट 5 लाख रुपए, यानी पूरी जिंदगी में 5 लाख से ज्यादा एग्जेम्पशन नहीं मिल सकती, ये लाइफ टाइम एग्जेम्पशन लिमिट है। मंथली सैलरी का मतलब, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ है तो बेसिक पे, डीए, फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कंप्लीटेड, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ है तो मंथ्स और डेज को क्या करना है? इग्नोर। समझ में आ गई बात? सो भाई आपको ऐसे ही याद करना है, जहां जहां आपको डर लगे सर यहां पर बेसिक पे डीए ऑल टाइप्स, यहां बेसिक पे डीए, ये कंफ्यूजन होती है, तो याद रहे लेबर लॉ, ग्रेचुइटी एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वहां पे रहेगा बेसिक पे प्लस डीए ऑल टाइप्स। और अगर हम बात करें इनकम टैक्स एक्ट, तो उनका पेट फॉर्मूला है बेसिक पे, डीए, फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। समझ में आ गई बात? वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन हो गया खत्म। बेटा ये नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, बैलेंस नंबर ऑफ ईयर समझ में आ गया। अगर कंपनी की रिटायरमेंट एज 60 साल है, तो भाई अगर आपने 45 ईयर्स की एज में रिटायरमेंट ली है तो 15 साल बैलेंस हो गया। समझ में आ गई बात? उतने सालों की यहां पर सैलरी लेनी है और लास्ट में 5 लाख रुपए। आगे
नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, रिटायरमेंट बेनिफिट्स कर दिया है ओवर। अब बढ़ते हैं परक्विजिट्स की तरफ। परक्विजिट्स है सेक्शन 17(2) के अंदर आता है। और परक्विजिट्स, अच्छा 17(1) क्या है? फिर 17(1) सैलरी की डेफिनेशन है। याद आ रहा है? बेसिक पे, डीए, कमीशन, वेजेस, ये सब चीजें कहां पे आती हैं? सैलरी की डेफिनेशन में आती हैं, सेक्शन 17(1). ठीक है, अब परक्विजिट्स क्या होता है 17(2) के अंदर? उसके अंदर आते हैं दो, या तो परक्विजिट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को मिल रहा होगा या फिर नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को मिल रहा होगा। नाउ ये जानना बहुत जरूरी है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते हैं बच्चों तीन। अ डायरेक्टर एम्प्लॉय, या तो वो डायरेक्टर एम्प्लॉय होगा, या तो फिर वो ऐसा पर्सन होगा जिसके पास कंपनी के 20% या उससे ज्यादा की ओनरशिप है, वो एम्प्लॉय है। या फिर थर्ड, एन एम्प्लॉय हु इज ड्रॉइंग अ सैलरी इन एक्सेस ऑफ 50,000 पर एनम। अब यहां पर ये जो बात बोलता है ना, बड़ी ही अनयूजुअल सी, बड़ी अजीब सी बात करता है कि साल भर में 50,000 रुपए से ज्यादा की सैलरी अगर आप कमाते हो एम्प्लॉयर से, तो ऐसे केस में आप भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉई बोले जाएंगे। मतलब आप भी स्पेसिफाइड, मैं भी स्पेसिफाइड, हम सारी दुनिया स्पेसिफाइड ही हो जाएगी। साल में 50,000 रुपए होते ही क्या है? अगर हम लोग बात करें आज के टाइम पे, एक लोअर से लोअर वेज भी 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। पता नहीं अगर होती भी है कहीं पर तो साल की 50,000 से ज्यादा। तो ऐसे केस में अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए क्या बोलता है इनकम टैक्स वाले? कहते हैं ऑल परक्विजिट्स आर टैक्सेबल एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो जो हम लोग पढ़ेंगे एज पर रेलेवेंट प्रोविजन, अभी हम लोगों ने परक्विजिट्स पढ़ने, वो वैसे ही टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ऐसे केस में तो हमें समझ में आ गया। बट यहीं पर ये सैलरी क्या होता है वो भी समझना बहुत जरूरी है। नाउ सैलरी इंक्लूड्स ऑल द मॉनेटरी पेमेंट्स, यानी बेसिक पे, डीए, कमीशन, बोनस, एचआरए, अलाउंसेस, सारे आएंगे। जी हाँ, सारे आएंगे। बेनिफिट्स, सारे बेनिफिट्स भी आएंगे सर, परक्विजिट्स भी आएंगे? नहीं, परक्विजिट्स को छोड़िए। यानी परक्विजिट्स जहां जहां पे नॉन मॉनेटरी चीज थी उसको हटा देनी है। अच्छा, नॉन मॉनेटरी को हटा देना है, यानी इन काइंड वाली चीज को हटा देना है, एक्सेप्ट इंप्लॉइज ऑब्लिगेशन मेड बाय एम्प्लॉयर। तो इंप्लॉइज ऑब्लिगेशन मेड बाय एम्प्लॉयर अगर कोई भी है, मतलब जो भी इंप्लॉय की ऑब्लिगेशन थी और एम्प्लॉयर ने पे कर दी, तो ऐसे केस में वो पैसा जो बच गया, वो पैसा आपको टैक्सेबल हो जाना था, चाहिए था ना। वो एक तरह से मॉनेटरी पेमेंट ही मानी जाती है, और वो पैसा आपका इस सैलरी के अंदर इंक्लूड होगा डेफिनेशन में। और फिर इसके बाद हम माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। आपको पता है कौन कौन सी? 16(1)(a) एंटरटेनमेंट, सेक्शन 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स। ये तीनों माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा, वहां चेक करना है कि आपकी सैलरी 50,000 से कम है या 50,000 से ज्यादा है। अगर वो सैलरी 50,000 से कम है या 50,000 तक है, तो आपको नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और अगर आप 50,000 से ज्यादा कमाते हो साल भर में, तब उसकी वो जो अमाउंट आता है 50,000 से ज्यादा आता है, तो आपका वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। अब देखो फर्क क्या पड़ता है। नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को बोला गया 5 परक्विजिट्स फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, मतलब जिनकी सैलरी 50,000 से कम है ना, उनको फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। 5 परक्विजिट्स कौन कौन से? मोटर कार फैसिलिटी फुली एग्जेम्प्ट है, एजुकेशन फैसिलिटी फुली एग्जेम्प्ट है, एलटीसी फुली एग्जेम्प्ट है, सर्वेंट फैसिलिटी फुली एग्जेम्प्ट है, और गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। ये 5 फैसिलिटीज ऐसी हैं जो उस नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को फुली एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब है मेरे को इसीलिए पहले वर्किंग नोट में ये चेक करना पड़ेगा कि सैलरी 50,000 से कम बन रही है, 50,000 से ज्यादा बन रही है। अब अगर 50,000 से कम बन रही है, तो आप इन जब परक्विजिट्स की कैलकुलेशन करने लगोगे और टैक्सेबल अमाउंट में डालने लगोगे, है ना, तो आपको यहां पर चेक करना है कि वो परक्विजिट टैक्सेबल तब होगा जब वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। अदरवाइज यही 5 परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट होंगे अगर कंपनी ने एम्प्लॉय को ये परक्विजिट्स दिए हैं। तो समझ में आ गई बात? याद रहे, स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को सारे परक्विजिट्स जैसे टैक्सेबल होते हैं वैसे ही हैं। नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को 5 परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट है। याद रहे फिर से, मोटर कार, एलटीसी, एजुकेशन फैसिलिटी, सर्वेंट और गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं परक्विजिट्स में नंबर 1 परक्विजिट रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन जो है वो दो तरीके से मिल सकता है, या तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या फिर आप एनी अदर एम्प्लॉई हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आपको अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू निकालनी होती है। कैसे निकालते हैं भाई अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू? लाइसेंस फीस। कैसे निकालते हैं? लाइसेंस फीस। एज पर गवर्नमेंट रूल जो भी लाइसेंस फीस होता है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाता है। प्लस इसके अंदर हम फर्नीचर ऐड करते हैं, यस या नो? फर्नीचर ऐड करते हैं कैसे? 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, जो फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, और अगर फर्नीचर किराए पर लेकर दिया तो एक्चुअल हायर चार्जेस, यस या नो? और वो हायर चार्जेस ऐड करने के बाद हमारा वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन आ जाता है। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना, अगर मेरे को फर्निश्ड अकोमोडेशन फाइंड आउट करना है, तो फर्निश्ड अकोमोडेशन फाइंड आउट करने के लिए पहले अनफर्निश्ड निकालना पड़ेगा। गवर्नमेंट के केस में अनफर्निश्ड आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा। और फर्निश्ड निकालने के लिए आपको 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड करना होगा, या फिर हायर चार्जेस ऑफ द फर्नीचर। दोनों में से कोई भी एक अमाउंट हो सकता है, वो आपको ऐड करना होगा लाइसेंस फीस के अंदर, और आपकी फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू आ जाएगी। जब हम बात करेंगे इन द केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो उसके अंदर आपको देखना होगा कि वो अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या अकोमोडेशन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है। अगर अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो इसके अंदर 3 केसेस होंगे। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉयर ने खरीद कर आपको अकोमोडेशन आपको दिया है, तो ऐसे केस में 3 केसेस होंगे।
अगर सिटी पॉपुलेशन अगर 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी, अगर सिटी पॉपुलेशन 10 से 25 लाख के बीच में है तो 10% ऑफ सैलरी, और अगर सिटी पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी। नाउ जब हम बात करते हैं क्या कहते हैं सैलरी की, हमें सैलरी उतने टाइम का लेना है ड्यूरिंग विच अकोमोडेशन इज ऑक्यूपाइड, ड्यूरिंग विच अकोमोडेशन इज ऑक्यूपाइड, ड्यूरिंग विच अकोमोडेशन इज ऑक्यूपाइड। ठीक है जी, तो जितने टाइम आपने अकोमोडेशन ऑक्यूपाई किया ना उतने टाइम का हमें सैलरी लेनी है। ठीक है, मान लो अगर कंपनी ने तो आपको 1 अप्रैल से दे दिया, बट आपने अकोमोडेशन जो है वो 1 जुलाई से लिया, तो आपकी जो सैलरी होगी वो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च निकालेंगे इस साल के लिए। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, इस केस में अकोमोडेशन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर का केस होगा। अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने हायर किया और आपको दे दिया तो 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लेस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी जगह पे रहते हो। समझ में आ गई बात? तो आप लोग समझते हो कि सिटी पॉपुलेशन वाइज 7.5, 10, 15 क्यों कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली महंगाई वहां पर ज्यादा होगी। नाउ अकोमोडेशन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर में 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लेस इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। ठीक है जी। नाउ सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी में आएगा बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन ऑल टाइप्स, बोनस ऑनली करंट ईयर, ऑल टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस और आपके अनकमिटेड पेंशन और लीव सैलरी ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ जॉब, ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और अगर हम बात करें होटल अकोमोडेशन की, तो होटल अकोमोडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? अगर कंपनी ने आपको होटल अकोमोडेशन दे दी तो 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लेस इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। हाँ, अब अगर 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 होटल अकोमोडेशन इज नॉट मोर देन 15 डेज, अगर 15 दिन से कम के लिए दिया है, 15 दिन तक के लिए दिया है, 15 दिन से ज्यादा के लिए नहीं दिया है, और एम्प्लॉई की ट्रांसफर हो गई है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इन रीजंस की वजह से दिया है, तो ऐसे केस में ये पूरा होटल अकोमोडेशन टैक्स फ्री हो जाएगा, यानी एग्जेम्प्ट हो जाएगा सर। और आपको याद रखना है, अगर कोई पैसे आपसे चार्ज कर लिए गए हैं, अगर आपसे कोई पैसे चार्ज कर लिए गए हैं, तो होटल अकोमोडेशन जो भी आपकी वैल्यू ऑफ होटल अकोमोडेशन आएगी, जो भी आपकी परक्विजिट आएगी, उसमें से वो अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट चार्ज्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, वो अमाउंट उसमें से क्या हो जाएगा? माइनस। सो मान लो आपको होटल अकोमोडेशन की जो फैसिलिटी दी गई है, होटल कह लो या रेंट फ्री अकोमोडेशन कह लो, घर भी हो सकता है, मतलब उस केस में अगर आपको घर या फिर आपको कोई भी तरह का होटल अकोमोडेशन दिया है और उसके लिए वो आपसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं, तो वो अमाउंट उसमें से क्या करना है? माइनस। जो पैसे चार्ज किए जाते हैं, जो बच गया वो टैक्सेबल। तो ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है ना यार। सो भाई रेंट फ्री अकोमोडेशन फिर से दिमाग से याद करें, सबसे पहले क्या करना है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस है या प्राइवेट एम्प्लॉय का केस है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इज लाइसेंस फीस प्लस फर्नीचर ऐड करना है। कैसे करेंगे? 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, अगर फर्नीचर खरीद कर दिया है और किराए पर लेकर दिया है तो एक्चुअल हायर चार्जेस ऑफ फर्नीचर, इससे आ जाएगा मेरा रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। ठीक है, अगर हम बात करें क्या कहते हैं प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में, तो प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में डिपेंड करेगा कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 3 केसेस होंगे। सिटी पॉपुलेशन चेक करनी होगी कि 10 लाख से कम है या 10 से 25 के बीच में या 25 से ज़्यादा है। अगर 10 से कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी, 10 से 25 के बीच में है तो 10% ऑफ सैलरी, और अगर 25 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है तो 15% ऑफ सैलरी। सैलरी का फॉर्मूला क्या होगा? बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन ऑल टाइप्स, बोनस ऑनली करंट ईयर, ऑल टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस, अनकमिटेड पेंशन और लीव सैलरी ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ जॉब। अब अगर हमें याद हो तो यहीं पर अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है और आपको दिया है तब 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लेस। और याद रहे कि जो अकोमोडेशन अगर होटल दी गई है तो इस केस में 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लेस। समझ में आ गई बात? और होटल अकोमोडेशन कब एग्जेम्प्ट होगी? अगर वो 15 दिनों तक के लिए दी गई है या एंड 15 दिनों तक के लिए दी गई है एंड और एम्प्लॉय की ट्रांसफर हो गई है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, इसलिए दी गई है, तो वो होटल अकोमोडेशन जो हो जाएगी वो टैक्स फ्री हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा नेक्स्ट परक्विजिट है, नेक्स्ट मुद्दा है, वो है वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मूवेबल एसेट। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मूवेबल एसेट दे दिया, जो एम्प्लॉय को ट्रांसफर नहीं किया, यूज करने के लिए दे दिया, तो लैपटॉप कंप्यूटर दिया तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट निल होगा। और अगर एनी अदर मूवेबल एसेट दे दिया तो 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट आपको टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर किराए पर लेकर दिया तो एक्चुअल हायर चार्जेस आपको टैक्सेबल हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? ऑब्वियसली कोई भी पैसा आपसे चार्ज किया गया हो तो वो अमाउंट इसमें से माइनस हो जाएगा। तो भाई ये हर केस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। जितने भी केसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं परक्विजिट्स में, वो मैंने इसलिए हर जगह पे लिखा नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं। मतलब अगर मैं आपसे कोई भी पैसे चार्ज करूंगा, ठीक है, एक परक्विजिट देने के लिए, अगर मैंने आपको कोई कार दे दी यूज करने के लिए, या फिर मैंने आपको कोई मोबाइल फोन दे दिया यूज करने के लिए, तो उसका आपको जो अमाउंट टैक्सेबल और मैंने आपसे हर साल 5,000 रुपये ले लिया उस चीज के, तो 5,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। समझ में आ गई बात?
और याद रखें इसमें हमें मंथ्स और डेज दोनों ही केसेस में निकाले जा सकते हैं। मतलब आप चाहो तो इसको डेज में निकाल लो, यूज को पूरे साल भर में डेज के बेसिस पर निकाल लो, या फिर मंथ्स के बेसिस पर निकाल लो। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ सेल ऑफ मूवेबल एसेट। भाई एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एसेट कर दिया है, बेच दिया है, ऐसे केस में क्या करते हैं? अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मूवेबल एसेट सेल आउट कर देता है तो ऐसे केस में परक्विजिट कब बनेगा? जब पैसे बचेंगे। बेटा मैं आपको हमेशा बताता हूं कि परक्विजिट का पर्पस होता है आपके पैसे बचना, और उस बचत हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हम कौन है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है अगर किसी के एम्प्लॉय के पैसे बचते हैं तो उस बचत हमसे बर्दाश्त नहीं होती, उस बचत पे लगाएंगे टैक्स। पहला रेंट फ्री अकोमोडेशन, हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा था कि जहां पे अकोमोडेशन की वजह से आपको पैसे बच गए। नंबर 2, यूज ऑफ मूवेबल एसेट, क्योंकि यही मूवेबल एसेट अगर वो बाजार से खरीदता तो उसके कुछ पैसे लगते और वो पैसे बच गए, इसलिए बचत पे लगा दिया टैक्स। इसी तरीके से वैल्यू ऑफ सेल ऑफ मूवेबल एसेट, जहां पे बाहर बाजार में वो मूवेबल एसेट मान लो 40,000 रुपए का है, ठीक है, और वो मैं भी 40,000 रुपए का ही बेचता अगर किसी और को बेचता, बट मैंने अपने एम्प्लॉय को 20,000 रुपए का बेच दिया, तो एम्प्लॉय के 20,000 रुपए बच गए, तो वो जो बचत है वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती और उस बचत पे लगाएंगे टैक्स। उसी को बोलते हैं परक्विजिट, वैल्यू ऑफ सेल ऑफ मूवेबल एसेट। सो मूवेबल एसेट का परक्विजिट हमें निकालना है बुक वैल्यू माइनस सेलिंग प्राइस, और बुक वैल्यू कैसे निकालना है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको ध्यान रहे कि डेप्रिसिएशन जो है कंप्यूटर लैपटॉप होगा तो 50% ऑन WDV बेसिस, और अगर मोटर कार होगा तो 20% ऑन WDV बेसिस, एनी अदर मूवेबल एसेट होगा तो 10% ऑन SLM बेसिस, स्ट्रेट लाइन मेथड। एक बात और याद रहे, डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर अ कंप्लीट ईयर ओनली, यानी पूरे साल के लिए निकालना है। मतलब अगर आपको कोई एसेट जो है वो 3 साल 9 महीने के लिए यूज किया तो 9 महीने को इग्नोर करना है, हमें डेप्रिसिएशन 3 साल का लेना है। Now this is not a P&L अकाउंट, भैया अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, ये सिर्फ इनकम टैक्स है और इनकम टैक्स में इनकम टैक्स के तरीके से डेप्रिसिएशन निकालना है। समझ में आ गई बात? आगे तो अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा है सर इसका मतलब हो गया कि डेप्रिसिएशन 2 तरीके से निकलता होगा, एक कंपनी अकाउंट्स के हिसाब से अलग निकालती है और इनकम टैक्स के हिसाब से अलग, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। आगे पॉइंट नंबर 14, पेज नंबर 14, फोर्थ पॉइंट, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन। भाई साहब याद रहे, इंटरेस्ट फ्री लोन में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दिया है लोन, तो ऐसे केस में, और उस पर इंटरेस्ट कोई चार्ज नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में जो इंटरेस्ट की बचत हो रही है SBI के इंटरेस्ट रेट, SBI का इंटरेस्ट रेट लेना है हमें क्योंकि वही है बेस, SBI का इंटरेस्ट रेट, और वो भी प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग में। तो जो भी प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग में इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वो वाला इंटरेस्ट ही आपको क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? ऑब्वियसली अगर SBI का रेट 10% है और आपसे एम्प्लॉयर 2% चार्ज कर रहा है, 3% चार्ज कर रहा है, जितना भी पैसा चार्ज कर रहा है वो अमाउंट माइनस हो जाएगा, जो बच जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर लोन ड्यूरिंग द ईयर रीपे किया गया तो ऐसे केस में मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस निकालेंगे हर महीने के महीने एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और हर महीने के महीने मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस के बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और वही होगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट। तो मंथली आउटस्टैंडिंग मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस कैलकुलेट करेंगे हर महीने के महीने एट द एंड, और फिर उसके बेसिस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। तो भाई पूरे साल में जितने भी मंथ होंगे, ठीक है, जितने मंथ के लिए भी लोन का अमाउंट बन रहा होगा और इंटरेस्ट चल रहा होगा, तो वो उतने टाइम के लिए आप हर महीने के महीने कैलकुलेशन करोगे इस केस में। बेटा अगर आपको याद हो इंटरेस्ट फ्री लोन के अंदर तो हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि लोन की ये फैसिलिटी एग्जेम्प्ट हो सकती है अगर लोन 20,000 रुपये तक का हो। नंबर दो, लोन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए है, जो रूल 3A के अंदर दिए हैं, 13-14 डिजीज मैंने आपको बताए हुए हैं। तो वो जो 13-14 डिजीज के लिए अगर ट्रीटमेंट करवाने के लिए अगर आप लोन लेते हो तो गवर्नमेंट कह रहा है वो टैक्स फ्री है, और अगर लोन ही 20,000 रुपये तक का है, चाहे डिजीज के लिए कराओ या ना कराओ, तब भी टैक्स फ्री है। नंबर 5, परक्विजिट नंबर 5। परक्विजिट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मोटर कार। इस मोटर कार में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मोटर कार दे दिया और कहा भाई मजे कर, जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। ऐसे केस में 3 केसेस होते हैं, गाड़ी एम्प्लॉयर की और उसके खर्चे भी एम्प्लॉयर के, यानी ये हो गया ओनरशिप एम्प्लॉयर, और ये हो गया उसका मेंटेनेंस। अगर उसकी ओनरशिप भी एम्प्लॉयर की है और उसकी मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर की है तो एम्प्लॉयर। अगर ओनरशिप एम्प्लॉयर की है बट उसके खर्चे एम्प्लॉय मेंटेन करते हैं तो एम्प्लॉय। और अगर एम्प्लॉय ओनर है गाड़ी का और उसके खर्चे एम्प्लॉयर करता है तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर। तो 3 केस बन जाते हैं वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मोटर कार में, और तीनों केसेस की बात करते हैं। केस नंबर 1 एम्प्लॉयर, उसके अंदर क्या होता है, 3 केसेस बन जाएंगे एम्प्लॉयर के अंदर। ऑफिशियल यूज के लिए गाड़ी दी गई तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट निल, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल के लिए दी गई तो 2 केस होंगे। छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी, मैं एक्चुअली 1.6 लीटर तक की गाड़ी को छोटी गाड़ी कहता हूं। 1.6 लीटर मतलब 1600 सीसी, 1600 सीसी तक के इंजन जो गाड़ी का होगा वो छोटी गाड़ी होगी, और छोटी गाड़ी के लिए 1800 प्लस 900 रुपये। 900 रुपये किस चीज़ का है भाई? ड्राइवर का है।
900 रुपये किस चीज़ का है? ड्राइवर का है। अगर कंपनी ने ड्राइवर भी दिया है तो 900 रुपये पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा। अगर गाड़ी बड़ी है यानी 1600 सीसी से ज़्यादा है तो ऐसे केस में 2400 रुपये पर मंथ टैक्सेबल होगा प्लस 900 रुपये पर मंथ टैक्सेबल होगा। समझ में आ गई बात? 900 रुपये पर मंथ तब होगा जब ड्राइवर दिया गया, ड्राइवर नहीं दिया गया तो 900 रुपये टैक्सेबल नहीं होगा, सिर्फ 2400 रुपये होगा। समझ में आ गई बात? गाड़ी सिर्फ पर्सनल पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हो तो ऐसे केस में गाड़ी इंप्लॉयर की है तो हम लोग क्या करेंगे, 10% पर एनम, जैसे यूज ऑफ मूवेबल एसेट निकालते हैं, 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार इफ कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, और अगर एक्चुअली हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो एक्चुअल हायर चार्जेस। ठीक है, इन दोनों में से ऑब्वियसली कोई एक केस आएगा। अच्छा, इसके बाद प्लस हमें अगर ऑब्वियसली गाड़ी के खर्चे भी इंप्लॉयर उठा रहा है और गाड़ी सिर्फ और सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, मतलब आप घर पे मौज मस्ती कर रहे हो, गाड़ी यूज कर रहे हो, तो ऐसे केस में जो भी आपका रनिंग एक्सपेंसेस होंगे वो भी आपको टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि गाड़ी सिर्फ पर्सनल यूज के लिए हो रही है। और गाड़ी अगर पर्सनल यूज के लिए हो रही है, ड्राइवर भी दिया गया है, तो एक्चुअल ड्राइवर की सैलरी जितनी भी एम्प्लॉय के लिए खर्च कर रहा है वो ड्राइवर की सैलरी भी टैक्सेबल हो जाएगी। सो 3 केसेस, एम्प्लॉयर के केस में ऑफिशियल यूज निल, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, छोटी गाड़ी 1800 900, बड़ी गाड़ी 2400 900, और पर्सनल पर्पस में 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो एक्चुअल हायर चार्जेस प्लस एक्चुअल रनिंग एक्सपेंसेस प्लस एक्चुअल ड्राइवर सैलरी। हाँ जी, केस नंबर 2, एम्प्लॉय अगर गाड़ी ऑफिशियल यूज के लिए दी गई तो निल, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल दी गई तो 2 केसेस होंगे, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी, वही वाले केसेस। अब छोटी गाड़ी में यहां पर क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्लॉय ने उठा ली है, यानी खर्चे इंप्लॉय उठाता है, तो इसलिए टैक्सेबल थोड़ा सा कम होगा पहले के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे 1800 900 की जगह पे होगा 600 900। कितना होगा? 600 900 ड्राइवर का ऑब्वियसली, और अगर बड़ी गाड़ी है तो 900 900। ठीक है, तो भाई याद करने के लिए 1800 900 पहले वाले केस में 1800 900 2400 900 600 900 900 900, याद है ऐसे रखना है, 1800 900 2400 900 600 900 900 900। ठीक है, तो एक कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल कर दिया खत्म। पर्सनल यूज में सिर्फ ये देखना है कि गाड़ी इंप्लॉयर की है तो ऑब्वियसली 10% वाला केस लगेगा, तो 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार अगर गाड़ी खरीद कर दिया और अगर किराए पर लेकर दिया तो एक्चुअल हायर चार्जेस प्लस एक्चुअल रनिंग एक्सपेंसेस इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि रनिंग एक्सपेंसेस तो आप खुद उठा रहे हो, और एक्चुअल ड्राइवर सैलरी आ सकती है अगर इंप्लॉयर ने ड्राइवर दिया है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं केस नंबर 3 में, एम्प्लॉयर का केस। अगर एम्प्लॉयर के केस की आप बात करो तो एम्प्लॉयर के केस में गाड़ी इंप्लॉय की है, रनिंग एक्सपेंसेस इंप्लॉयर उठा रहा है, तो ऑफिशियल यूज के लिए होगा तो निल ही होगा, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल होगा तो 2 केसेस होंगे, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी। अब यहां पर एक और चीज है, आपको लॉग बुक मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है? लॉग बुक मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि गाड़ी जो है वो ऑफिशियल के लिए कितना यूज होती है और पर्सनल के लिए कितना यूज होती है। अब यहां पर जितना भी वैल्यू ऑफ पर्पस, जितना भी खर्चा एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड होगा उसमें से, मतलब क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर का जो खर्चा है वो कौन उठा रहा है? एम्प्लॉयर उठा रहा है ना गाड़ी का, तो एम्प्लॉयर का जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर का खर्चा है वो सारा माइनस कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे क्या? या तो 1800 प्लस 900 रुपए ड्राइवर का, ऑब्वियसली 900 रुपए ड्राइवर का, और ऑफिशियल परसेंटेज यूज ऑफ द एक्सपेंडिचर। मतलब ये कि अगर गाड़ी में ये बता दिया जाता है कि भाई जो कार है आपको दे दी गई है एम्प्लॉयर, और इसके जो खर्चे हैं, कार के एक्सपेंसेस हैं, वो पता है कितने हो रहे हैं? वो हो रहे हैं साल भर में 80,000 रुपए, और ये बता दिया गया है कि ऑफिशियल परसेंटेज जो यूज है वो गाड़ी का 90% ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होती है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है कि आपको कार कितनी अमाउंट टैक्सेबल होगी, क्योंकि पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, आप पर्सनल भी यूज करते हो। तो ऐसे केस में 80,000 रुपए में से माइनस कर देंगे क्या? 1800 900। अब 1800 900 मान लो ड्राइवर तो नहीं दिया गया, तो 1800 इंटू 12 21,600, या फिर ऑफिशियल परसेंटेज। अब कितना ऑफिस के लिए परसेंटेज के लिए गाड़ी यूज हो रही है? 90%। तो ऑब्वियस है कि उतने का भैया मैं खर्चा क्यों देखूं, जब तुम ऑफिस के लिए यूज कर रहे हो तो ऑफिस के लिए पैसा मेरे को टैक्सेबल क्यों होगा? तो 80 का 90% होता है 72,000, विच एवर इज हायर, इसीलिए यहां पर हायर लिया जाता है, और 72,000 इसमें से माइनस कर देंगे, 8,000 रुपए सिर्फ आपको टैक्सेबल होगा। लॉजिक आपको समझ में आ गया? सो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड माइनस करेंगे 1800 प्लस 900 ड्राइवर का, और ऑफिशियल परसेंटेज यूज विच एवर इज हायर, वो अमाउंट उसमें से माइनस कर देंगे। अब बात करते हैं, अगर गाड़ी बड़ी है तो ऑब्वियसली खर्चे भी बड़े हैं, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड टैक्सेबल होगा, जिसमें से माइनस कर देंगे क्या? 2400 रुपए पर मंथ प्लस 900 रुपए ड्राइवर का, या फिर ऑफिशियल परसेंटेज यूज विच एवर इज हायर। समझ में आ गया? वो अमाउंट माइनस कर देंगे। अब बात करते हैं, गाड़ी अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो गाड़ी तो देखो इंप्लॉय की है, तो ऐसे केस में 10% वाला केस तो लगेगा नहीं, सीधा सीधा एक्चुअल रनिंग एक्सपेंसेस प्लस एक्चुअल ड्राइवर सैलरी, वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
ना वैल्यू ऑफ यूज ऑफ एनी अदर व्हीकल, अगर मोटर व्हीकल की जगह पे, एक मोटर कार की जगह पे कोई और चीज मिल जाए, तो ऐसे केस में 2 व्हीलर 3 व्हीलर कुछ भी मिल जाए तो भाई ऑफिशियल यूज के लिए मिलेगा तो निल। इसमें एक ही केस हम लोग पढ़ते हैं, आपको याद होगा, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, और अगर एम्प्लॉयर ने कोई चीज लेके दी है तो ऐसे केस में वही 10% वाला क्लॉज लग जाएगा, तो इसलिए एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एक ही केस होगा। इसमें अगर वैल्यू अगर ऑफिशियल यूज के लिए दी गई है मोटर व्हीकल, जो भी आपको 2 व्हीलर 3 व्हीलर दिया गया है, तो वो निल होगा। पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल है तो इसमें सिर्फ एक ही केस होते हैं, 1600 सीसी वगैरह कुछ नहीं होता। इसमें जितना भी पैसा होगा वो सारा टैक्सेबल हो जाएगा और उसमें से 900 रुपये पर मंथ माइनस करेंगे और ऑफिशियल परसेंटेज यूज विच एवर इज हायर वो अमाउंट इसमें से माइनस कर देंगे। और गाड़ी अगर पर्सनल पर्पस के लिए, गाड़ी कह रहा हूँ, मोटरसाइकिल पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो सारा का सारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड टैक्सेबल हो जाएगा। इसमें कोई ड्राइवर नहीं होता दोस्तों, ठीक है। आपको 2 व्हीलर के साथ कोई ड्राइवर जनरली नहीं मिलता, 99% नहीं मिलता, 99.99% नहीं मिलता, ठीक है। फिर भी आपको अगर लेना है तो बात अलग है। हाँ, आगे बढ़ते। अगर आपसे कुछ अमाउंट चार्ज किया गया है ना, मोटर कार के अंदर एक खासियत है, इस मोटर कार फैसिलिटी के अंदर एक खासियत है और उसमें यह लिखा जाता है कि अगर गाड़ी अगर आपके लिए, आपको मोटर कार दी गई और आपसे पैसे चार्ज किए गए, तो ऐसे केस में वो अमाउंट वैल्यू ऑफ परक्यूजन में से तब लेस करेंगे जब गाड़ी इंप्लॉयर की होगी। नंबर 2, गाड़ी सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए यूज होगी। गाड़ी इंप्लॉयर की होनी चाहिए, ये देखो लिखा है, इंप्लॉयर इज द ओनर ऑफ कार एंड कार इज यूज फॉर पर्सनल पर्पस। यानी अगर हम बात करें केस 1 और 2 में सिर्फ आखिरी वाला पर्सनल पर्पस, तो तभी अगर कुछ अमाउंट चार्ज किया गया तो अमाउंट माइनस करेंगे, नहीं तो अमाउंट माइनस नहीं करेंगे। समझ में आया? ऑब्वियसली अगर गाड़ी डेज में यूजेज कर रहे हो, मतलब 3 महीने 4 दिन चलाया, तो 4 दिन को इग्नोर करना है, सिर्फ महीने काउंट करने हैं, डेज को इग्नोर करना है। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन फैसिलिटी की बात करते हैं दोस्तों। एजुकेशन फैसिलिटी 2 केसेस हो सकते हैं, मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन बाय एम्प्लॉय। ना मेंटेन बाय एम्प्लॉयर का मतलब है फैसिलिटी जो है अपने ही फैसिलिटी ओन्ड बाय, मतलब जो अपना स्कूल है, ओन्ड स्कूल, अपना स्कूल है या फिर कोई टाई अप है। क्या है? कोई टाई अप है, मतलब कंपनी ने खुद अरेंज कर दिया, ठीक है। ऐसे केस में हम लोग एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर जो भी उसके लिए खर्चा हो रहा होगा उसमें से 1000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड की एग्जेम्पशन दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है चिल्ड्रन में, जैसे जनरली हम लोग चिल्ड्रन एजुकेशन में कितने लिखते हैं, 2 बच्चे ना, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 3 बच्चे होंगे, 4 होंगे, सबकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। एजुकेशन फैसिलिटी में मेंटेन बाय एम्प्लॉय का केस होगा तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड फुली टैक्सेबल हो जाएगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड फुली टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। नोट जो है 1-2 पॉइंट्स का नोट लिखे मैंने। क्या लिखा है? अगर फैसिलिटी फैमिली मेंबर को देते हैं, अदर फैमिली मेंबर को, बच्चों को नहीं, तो ऐसे केस में सारा अमाउंट टैक्सेबल होगा, चाहे वो मेंटेन बाय एम्प्लॉयर का केस हो, चाहे मेंटेन बाय एम्प्लॉय का हो। इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं, क्योंकि जो एग्जेम्पशन है 1000 रुपीज़ की पर मंथ पर चाइल्ड की, वो चाइल्ड की है, इसलिए चाइल्ड पे एग्जेम्पशन है सिर्फ। इसके अलावा इफ एनी अमाउंट इज चार्ज, ऑब्वियसली अगर कुछ अमाउंट चार्ज किया गया तो वो अमाउंट भी हम लोग वैल्यू ऑफ परक्यूजन में से माइनस कर देंगे। अच्छा, मुझे एक बात एकदम से याद आती है, आप लोग नोट कर लेना कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद आती है कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है या फिर कोई भी तरह का एग्जेम्पशन वाला अलाउंस है, अगर कंपनी आपको दे रही है और आप जो खर्चा कर रहे हो वो इंडिया के अंदर नहीं कर रहे हो, इंडिया के बाहर कर रहे हो, इंडिया के अंदर नहीं कर रहे हो, इंडिया के बाहर कर रहे हो, यानी आप बच्चे को बाहर पढ़ा रहे हो, ठीक है, और आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हो? एग्जेम्पशन चाहते हो, तो याद रखें एग्जेम्पशन आपको सिर्फ तब मिलती है जब आप उसको इंडिया में यूज करो। वो जो एग्जेम्पशन लिमिट्स हम लोगों ने पढ़ी थी ना, 100 रुपये, 300 रुपये, वो पढ़ाई का जो खर्चा या कोई भी तरह का खर्चा, वो अगर आप बाहर यूज कर रहे हो, है ना, वो आप बाहर यूज कर रहे हो, तो आपको वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। समझ में आ गई बात? मतलब ऐसा भी होता है, बच्चे को बाहर कह दिया जाता है कि मैं यूएसए में पढ़वाऊंगा बच्चे को, ठीक है। तो ऐसे केस में आप यूएसए में अगर पढ़वा रहे हो बच्चे को और आप गवर्नमेंट से एग्जेम्पशन भी ले रहे हो 100 रुपये की या हॉस्टल एक्सपेंडिचर में 300 रुपये की, तो भैया आप बहुत गलत सोच रहे हो, गवर्नमेंट आपको यहाँ पर एग्जेम्पशन नहीं देगा। ओए हो, इतनी ज़्यादा एग्जेम्पशन देने की जरूरत ही क्या है? आगे बढ़ते। सो एजुकेशन फैसिलिटी में ये बात थी अच्छा, वो जो मैंने बताया वो एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल एक्सपेंडिचर वगैरह के लिए बता दिया, वो इंपॉर्टेंट था। आगे बात करते हैं एजुकेशन फैसिलिटी के बाद, टूरिंग, ट्रेवलिंग, एकोमोडेशन एटसेट्रा ड्यूरिंग हॉलीडेज, इसको हम हॉलीडे होम फैसिलिटी भी बोलते हैं, हॉलीडे होम फैसिलिटी। तो भाई अगर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयर की तरफ से कि भाई जा अपनी फैमिली के साथ घूम फिर आ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारा टूर पैकेज मैंने तैयार कर दिया, तो ऐसे केस में अगर वो केस मेंटेन बाय एम्प्लॉयर का केस है, मेंटेन बाय एम्प्लॉयर का मतलब है अगेन आपका खुद का काम है, ओन्ड या फिर टाई अप, ठीक है, या फिर आपने किसी के साथ टाई अप किया हुआ है, ठीक है, कि अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटी देने के लिए। और जब भी मेंटेन बाय एम्प्लॉय का केस हो ना, जब भी जहां पर भी मेंटेन बाय एम्प्लॉय है, उसका मतलब है रीइंबर्समेंट। क्या मतलब है इसका? रीइंबर्समेंट, मतलब आपने अपनी तरफ से खर्चा कर दिया और वो अमाउंट जो है एम्प्लॉयर ने आपको क्या कर दिया? रीइंबर्स कर दिया।
एग्जैक्टली वैसे ही यहां पर भी टूरिंग ट्रैवलिंग अकोमोडेशन पे खर्चा कर दिया और इसके बाद एम्प्लॉयर ने आपको ये पैसा रीइंबर्स कर दिया, तो ये पैसा आपको फुली टैक्सेबल हो जाएगा, इस पे कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर में मेंटेन बाय एम्प्लॉयर का केस तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट टैक्सेबल होगा, और अगर मेंटेन बाय एम्प्लॉय का केस तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। वैल्यू ऑफ गिफ्ट की बात करें तो मॉनेटरी गिफ्ट जो होगा वो फुली टैक्सेबल होता है, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती। बट अगर गिफ्ट इन काइंड होगा तो जितना भी 5,000 रुपए से ज्यादा का फेयर मार्केट वैल्यू होगा, मतलब मान लो गिफ्ट 6,000 रुपए का है, तो 6,000 में से 5,000 रुपए की एग्जेम्पशन देने के बाद 1,000 रुपए टैक्सेबल कर देंगे। मैं जनरली बच्चों को दोनों बातें बताता हूं, जो कानून में लिखा और सर्कुलर में क्या आया। बट भाई अब एक बात याद रख लो, आप लोग सर्कुलर की बात लिखो, सीधा आप सर्कुलर की एक्सप्लेनेशन लिखो, ठीक है, जिसके अंदर यह बात लिख दी गई थी कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू गिफ्ट का 6,000 रुपए है और 5,000 रुपए की गवर्नमेंट एग्जेम्पशन देता है तो 1,000 रुपए ही टैक्सेबल होगा। तो आप लोग सीधा ये आंसर लिखो, ठीक है, और वो करेक्ट आंसर है। समझ में आ गई बात? सर्कुलर की बात करेंगे, सर्कुलर की बात। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो हमारी फैसिलिटी है, तो हम लोगों ने गिफ्ट फैसिलिटी के बाद हम लोगों ने पढ़ना है लंच फैसिलिटी। भाई लंच फैसिलिटी एम्प्लॉय को अगर देता है तो इसमें 4 केस हो सकते हैं। टी स्नैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, वैल्यू परक्विजिट होगा निल। लंच फैसिलिटी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, आपको लंच फैसिलिटी मिलती है तो ऐसे केस में 50 रुपए पर मील पर डे की आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। और अगर डेज गिवन ना हो क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज 300 एज्यूम कर लेते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो। अगर लंच फैसिलिटी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग नॉन ऑफिस आवर्स, भाई साहब घर के बाहर, मतलब आपको घर के बाहर कह रहा हूँ, कहीं भी आप बाहर घूमने जाते हो और वहाँ पे आपको लंच फैसिलिटी मिलती है, और ऐसे केस में आप ऑफिस के काम में नहीं हो, ऑफिस के लिए नहीं गए हो, बाहर वैसे ही लेजर ट्रिप के लिए घूम रहे हो, और ऐसे केस में आपको लंच फैसिलिटी मिलती है, तो वो सारा का सारा पैसा टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि वो नॉन ऑफिस आवर्स में मिला है। और लंच फैसिलिटी अगर रिमोट एरिया में मिले, मतलब बिल्कुल ही जो सिविलाइज्ड नहीं है, जो सही तरीके से बना नहीं हुआ, ऐसे एरिया में आपको मिलता है, तो ऐसे केस में फुली एग्जेम्प्ट होगा ये लंच फैसिलिटी। ऑफिस आवर्स में एक्सटेंडेड आवर्स आते हैं। एक्सटेंडेड आवर्स का मतलब है अगर आप हॉलीडेज में काम करने आते हो कंपनी के अंदर, या फिर आप एक्स्ट्रा टाइम बैठते हो, तो ये सब ऑफिस आवर्स में काउंट होते हैं। आगे नाउ नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड क्लब फैसिलिटी में दोनों में एक ही ट्रीटमेंट होती है, तो इसीलिए मैं दोनों को एक साथ लिख रहा हूं। क्रेडिट कार्ड क्लब फैसिलिटी में ऑफिशियल यूज के लिए अगर क्रेडिट कार्ड या क्लब यूज होता है, क्लब कौन सा, सोशल क्लब, हेल्थ क्लब, जिम भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, आपको मेंबरशिप दिलवाई, ऑफिस पर्पस के लिए तो वैल्यू परक्विजिट निल, पर्सनल पर्पस के लिए तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। नाउ वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, अगर अरेंज्ड बाय एम्प्लॉयर है, डोमेस्टिक सर्वेंट की फैसिलिटी अगर अरेंज्ड बाय एम्प्लॉयर है, तो आपको घर पे सर्वेंट की जरूरत है, और आपको सर्वेंट के लिए अरेंज्ड बाय एम्प्लॉयर ने खुद अरेंज करके आपके घर पे लगा दिया, सैलरी एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो ऐसे केस में सारा एक्सपेंडिचर इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। अगर अरेंज बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ है तो भी टैक्सेबल तो तब भी होगा, मतलब एम्प्लॉई ने अरेंज कर लिया और वो सारा का सारा बर्डन जो है किसके ऊपर डाल दिया, एम्प्लॉयर के ऊपर, कि भाई सैलरी का अमाउंट मुझे चाहिए, तो ऐसे केस में एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर माना जाता है, और वो सारा पैसा भी फुली टैक्सेबल होता है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकम, बट उसको बोलते हैं एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। आगे लीव ट्रेवल कंसेशन यानी एलटीसी, सेक्शन 10(5) में गवर्नमेंट इसमें एग्जेम्पशन देता है। क्या होता है कि भाई अगर आपको इंडिया में कहीं पर भी अपनी फैमिली के साथ अगर जाना है घूमने फिरने के लिए, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी अपनी तरफ से एलटीसी देता है, कहता है कि भाई अगर आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ कहीं भी घूमने फिरने जाते हो, तो जो भी ट्रेवल का खर्चा है, जो भी ट्रेवलिंग का खर्चा है, वो कंपनी रीइंबर्स कर देगी। तो ऐसे केस में 3 केसेस होते हैं एग्जेम्पशन के। गवर्नमेंट कितना एग्जेम्पशन देती है, कहता है बाय एयर जाते हो तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फेयर ऑफ इकोनॉमी क्लास, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फेयर ऑफ इकोनॉमी क्लास बाय नेशनल कैरियर बाय शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इज एग्जेम्प्ट, ठीक है। जबकि बाय ट्रेन जाते हो तो फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन बाय शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इज एग्जेम्प्ट, और अगर आप बाय बस जाते हो तो एसी डीलक्स बस बाय शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इज एग्जेम्प्ट। समझ में आ गई बात? सो 3 हो गए। बाय एयर जाते हो तो इकोनॉमी क्लास की टिकट देखनी होती है, बाय ट्रेन जाते हो तो एसी फर्स्ट क्लास टिकट देखते हैं, और अगर आप बाय बस जाते हो तो एसी डीलक्स बस की टिकट देखनी है। अच्छा, एग्जेम्पशन जो मिलती है एलटीसी में, ये 4 सालों के ब्लॉक में 2 ही एग्जेम्पशन मिलती हैं, कोई भी 2 आप एग्जेम्पशन ले सकते हो। अगर आपने एग्जेम्पशन नहीं ली तो आप किसी एक एग्जेम्पशन को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, बट उसकी कंडीशन क्या होती है कि आपको उसको अगले ब्लॉक के पहले साल में उसको यूज करना है। अब जो फैमिली होता है उसमें स्पाउस और चिल्ड्रन आते हैं, चिल्ड्रन सिर्फ 2 ही बच्चे, ठीक है। डिपेंडेंट पेरेंट भी ला सकते हो, ब्रदर्स भी लेके जा सकते हो, सिस्टर्स भी लेके जा सकते हो, अगर वो डिपेंडेंट है आपके ऊपर। क्या है वो आपके ऊपर? डिपेंडेंट है, यानी उनकी खुद की कोई इनकम नहीं है, तो आप उनको भी लेके जा सकते हो और उनकी भी एग्जेम्पशन यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। अब लेके जाना तो कंपनी भी दे सकता है, चाहे डिपेंडेंट हो या ना हो। कंपनी कह रहा है मैं पैसा दूंगा, तो कंपनी दे रहा है तो आप कुछ कर नहीं सकते, कोई ऐसी में टेंशन लेने वाली बात ही नहीं। पर इनकम टैक्स वाले जो एग्जेम्पशन देंगे वो सिर्फ तब देंगे, डिपेंडेंट ब्रदर, पेरेंट्स, अगर सिस्टर्स अगर डिपेंडेंट होंगे वो आपके ऊपर। ये लोग डिपेंडेंट, स्पाउस, चिल्ड्रन के लिए ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। आगे बात करते हैं।
इंप्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर एक परक्विजिट है जहां पे इंप्लॉई की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन पे कर देता है? एम्प्लॉयर। तो ऐसे केस में जो भी पैसे एम्प्लॉयर ने खर्च किए हैं एम्प्लॉई के बिहाफ पर, वो पैसे टैक्सेबल हो जाएंगे। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अंडर ईसॉप, अगर एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान यानी स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को दे दिए मार्केट से सस्ते रेट पर, तो जितने का सस्ता दिया है उतना ही पैसा आपको क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, जितने की बचत हो गई बेसिकली। समझ में आ गई बात? पॉइंट नंबर 17 इज मेडिकल फैसिलिटी। अगर मेडिकल फैसिलिटी दी गई है आपको, इन इंडिया दी गई है, तो उसमें 4 केसेस होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैल्यू परक्विजिट निल होता है, हॉस्पिटल ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है वैल्यू परक्विजिट निल होता है, हॉस्पिटल अप्रूव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड मेडिकल डिजीज है निल होगा वैल्यू परक्विजिट। और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट क्लिनिक में, प्राइवेट नर्सिंग होम्स में अगर आप खर्चा करते हो तो सारा का सारा पैसा वैल्यू परक्विजिट हो जाएगा, यानी एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड साल भर में। अगर मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया देते हो तो इसमें 3 केसेस होते हैं, 3 चीजें होती हैं इन्वॉल्व। मेडिकल ट्रीटमेंट होगा जो आउटसाइड इंडिया हो रहा है, इसके अलावा आपका स्टे का खर्चा है और इसके अलावा ट्रेवल का खर्चा है। तो इसमें जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो भाई आरबीआई की एक लिमिट है, आरबीआई के लिमिट तक का अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो बच गया वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ स्टे की बात करें तो ऑब्वियसली आप अकेले नहीं जा रहे होगे, ठीक है, अकेले नहीं जा रहे होगे, साथ में कोई अटेंडेंट जा रहा होगा, वो अटेंडेंट फैमिली मेंबर भी हो सकता है। तो अगर आपका अटेंडेंट साथ में जा रहा है और स्टे का खर्चे की बात कर रहा है और वो भी कंपनी पे कर रही है, अटेंडेंट का और आपका दोनों का, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कह रहा है एग्जेम्पशन मिलेगी अप टू द लिमिट स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई, यानी स्टे के खर्चे में भी आरबीआई की लिमिट है, मेडिकल ट्रीटमेंट के केस में भी आरबीआई की लिमिट है, बट ट्रेवल के केस में आरबीआई की लिमिट नहीं है। और ट्रेवल का जो खर्चा है आपका और आपके अटेंडेंट का, वो खर्चा जो है वो आरबीआई की लिमिट में नहीं आता। बट यहां पर यह बोल दिया जाता है कि आपकी अगर जीटीआई 2 लाख रुपए तक की होगी तो वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी ट्रेवल का खर्चा फुली एग्जेम्प्ट कर सकते हैं अगर जीटीआई कितने रुपए तक की होगी? 2 लाख रुपए पर एनम। ठीक है, बड़ी अजीब सी बात है ना। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टैक्स फ्री परक्विजिट्स। बच्चों टैक्स फ्री परक्विजिट्स कौन कौन से होते हैं? हमारे टैक्स फ्री परक्विजिट जो हमें याद करने हैं, पहला है हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ द एम्प्लॉई विद फैमिली मेंबर्स प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। अगर आपके हेल्थ इंश्योरेंस करवाई है आपकी और आपकी फैमिली मेंबर्स की, तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा, टैक्स फ्री होगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाया आपका, वो भी टैक्स फ्री होगा। अगर टेलीफोन फैसिलिटी दी गई है वो टैक्स फ्री होगा। परक्विजिट दिए गए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को तो टैक्स फ्री होगा। परक्विजिट दिए गए इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु आर बीन पोस्टेड अब्रॉड, तो इनको भी टैक्स फ्री होता है। नेक्स्ट इज प्रोविडेंट फंड। हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, याद करो प्रोविडेंट फंड 5 टाइप के होते हैं, एसपीएफ, आरपीएफ, एएसएफ, यूआरपीएफ, पीपीएफ। नाउ अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है ड्यूरिंग द सर्विस, मतलब जॉब के दौरान अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो एसपीएफ के केस में फुली एग्जेम्प्ट, आरपीएफ के केस में इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी, यूआरपीएफ के केस में फुली एग्जेम्प्ट क्योंकि इसके बारे में पता नहीं होता, फंड के बारे में अनरिकॉग्नाइज होता ना ये, और एएसएफ के बारे में फुली एग्जेम्प्ट, और पीपीएफ इज नॉट एप्लीकेबल क्योंकि वहां पर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। यूआरपीएफ और आरपीएफ रिकॉग्नाइज कौन करता है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, अगर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने उसको अनरिकॉग्नाइज कर दिया तो वो कभी भी गवर्नमेंट की नजरों में आया ही नहीं वो फंड, यूआरपीएफ। नाउ नेक्स्ट इज एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग सर्विस। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो उसकी डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C। आरपीएफ में भी डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C। यूआरपीएफ में कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, एएसएफ में डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C और पीपीएफ में भी डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं होगा? आप समझ रहे हो ना, नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड ड्यूरिंग द सर्विस। इंटरेस्ट क्रेडिटेड में फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा ये इंटरेस्ट, और अगर आपको अगर आप आरपीएफ के केस में बात करो तो इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%, और ये यूआरपीएफ की बात करो तो ऑब्वियसली ये नजरों में नहीं आ रहा तो फुली एग्जेम्प्ट, और ये जो है फुली एग्जेम्प्ट और ये भी फुली एग्जेम्प्ट। अगर अमाउंट रिसीव आफ्टर रिटायरमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली ये बेचारे पहले टैक्स देते हुए आ रहे हैं तो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, याद है ना मैंने बताया था एसपीएफ जो होता है वो किसको मिलता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। आरपीएफ और यूआरपीएफ प्राइवेट एम्प्लॉइज को, एएसएफ ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉइज को, पीपीएफ पब्लिक के लिए होता है। ठीक है, पीपीएफ पब्लिक के लिए होता है। अब अगर हम बात करें अमाउंट रिसीव आफ्टर रिटायरमेंट, तो इसमें यूआरपीएफ से जो पैसा मिलेगा जो अभी तक एग्जेम्प्ट रहा, अब इनको ये पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। उस अमाउंट में जो इकट्ठा अमाउंट मिला है आपको और अकाउंट में आया है आपके, उसमें 4 हिस्से कर देंगे, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन। जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी। जो एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन है इसको कुछ नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन को टैक्सेबल कर देंगे अंडर द हेड अदर सोर्सेस। समझ में आ गई बात? जो एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट है उस टोटल में, सो मान लो 6 लाख रुपए मिले हैं, 6 लाख में से 2 लाख और 2 लाख 2.5 लाख और 2.5 लाख आपको मिले हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, और 50,000 मिले हैं इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय। तो ऐसे केस में 2.5 लाख और 50,000 यानी एम्प्लॉयर और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर तो टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी में। जो एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिला है वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा अंडर दैट अदर सोर्सेज में। इस एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन को कोई टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि इसको कॉन्ट्रीब्यूट करने पर डिडक्शन नहीं मिली थी, तो जब डिडक्शन नहीं मिली थी तो उस वक्त ही टैक्सेबल हो गया होगा।
इज दैट क्लियर? इसलिए यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। अमाउंट रिसीव आफ्टर रिटायरमेंट के केस में अगर एएसएफ से मिल रहा है इट इज फुली एग्जेम्प्ट, और अगर पीपीएफ से मिल रहा है तो इट इज फुली एग्जेम्प्ट। समझ में आते हैं बात? तो ये हो गया हमारा पीपीएफ। आगे बढ़ते हैं नाउ। अब बात करते हैं रिलीफ अंडर सेक्शन 89 की। बच्चों एक होता है 89(1) और एक होता है 89(2). रिलीफ इट इज रिलेटेड टू द 89(1) की अगर हम बात करें विच इज रिलेटेड टू एरियर्स और एडवांस ऑफ सैलरी, और अगर हम 89(2) की बात करें रिलेटेड टू द फैमिली पेंशन। दोनों ही केसेस में रिलीफ मिल जाता है। हालांकि ये जो टॉपिक है हम लोग सैलरी में इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये अदर सोर्सेज का पार्ट है। किसका पार्ट है? अदर सोर्सेज। फैमिली पेंशन इज अ पार्ट ऑफ अदर सोर्सेज। अगर उसमें एरियर मिलते हैं तब क्या होगा, और अगर हम बात करें एरियर एडवांस सैलरी में मिलते हैं, एडवांस एरियर्स या एडवांस जो है सैलरी की होती है, तो उसमें क्या होगा, तो उसके लिए रिलीफ दिया जा रहा है। समझना, लॉजिक को समझना कि भाई हुआ क्या है। हुआ ये है कि कोई ऐसा पुराना एरियर है, क्योंकि कंपनी ने आपका सैलरी रिवाइज कर दी रेट्रोस्पेक्टिव डेट से, तो आपकी सैलरी पर एरियर्स इकट्ठे हो गए हैं जो आपके पिछले साल के एरियर्स हैं, मिले इस साल में है, और वो पिछले साल में अगर मिले होते तो आपको टैक्स कम लगता, इस साल में मिले हैं तो टैक्स आपको ज्यादा लग रहा है। इसी रीजन से आप गवर्नमेंट से क्या मांग रहे हो? रिलीफ मांग रहे हो। स्टेप 1 आपको क्या करना है ऐसे केस में? कंप्यूट टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच एरियर्स और एडवांस रिसीव। जिस साल में एरियर्स एडवांस मिले हैं ना, उस साल में आप टैक्स निकालो। उस साल की इनकम के अंदर एरियर एडवांस इंक्लूड करके, एरियर होगा या एडवांस होगा जो भी होगा, ठीक है। स्टेप 2 आप टैक्स निकाल लो फॉर प्रीवियस ईयर इन विच एरियर एडवांस रिसीव्ड, जिसमें एरियर एडवांस को इंक्लूड नहीं करना है, यानी एक्सक्लूड करके। स्टेप 3 स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 4 क्या होगा? ये अच्छा, ये क्या आया? स्टेप 3 स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 क्या आया भाई? ये आया टैक्स ऑन एरियर्स। क्या आ गया ये? टैक्स ऑन एरियर्स। किस साल का आ गया? जिस साल में हमें एरियर्स रिसीव हुए, एरियर्स एडवांस, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं स्टेप 4, कंप्यूट टैक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ विच एरियर एडवांस रिलेट्स। तो जिस साल से एरियर एडवांस रिलेट करता है, अब उस साल में इंक्लूडिंग सच एरियर्स एडवांस आप उस पर टैक्स निकाल दो। स्टेप 5 क्या होता है? कंप्यूट टैक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ विच एरियर एडवांस रिलेट्स एक्सक्लूडिंग सच एरियर्स एडवांस। यानी अब एक बारी एरियर्स और एडवांस को एक्सक्लूड करके निकालो। तो पहले एक बार इंक्लूड करके निकालो और फिर एक बार एक्सक्लूड करके निकालो। मेरी बात समझ में आ रही है? और फिर इसके बाद दोनों ही टैक्सेस को स्टेप 4 माइनस स्टेप 5 जब आप निकाल दोगे तो अगेन आ जाएगा आपका टैक्स ऑन एरियर्स। ये भी टैक्स ऑन एरियर्स और एडवांस है ना। दोनों में क्या फर्क है? वो जो टैक्स स्टेप 3 में आया था, वो एरियर एडवांस आया था जो इस साल में रिसीव हुआ है, उसका टैक्स ऑब्वियसली वो ज्यादा आ रहा होगा। और स्टेप 6 में उस साल से रिलेटेड जिस साल में वो एरियर एडवांस मिले हैं और जिस साल में एरियर एडवांस रिलेटेड थे, तो उस साल का टैक्स ऑब्वियसली वो कम आ रहा होगा। अब फाइनली रिलीफ चाहिए हमें किस चीज का? हमें यही तो रिलीफ चाहिए, स्टेप 3 माइनस स्टेप 6। समझ में आ गया? रिलीफ अंडर सेक्शन 89। अगर हम बात करें 1 और 2 में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, 1 और 2 दोनों में ही ऐसे होता है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बट वहां बस 2 है जो अदर सोर्सेज में आता है और 1 जो है वो सैलरी चैप्टर में आता है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक में घुस जाते हैं। तो थ्योरेटिकल टॉपिक में परक्विजिट के बाद आ जाता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो भाई प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी की जब हम बात करते हैं तो ये वो है जो आपको सैलरी के अलावा मिलता है। सेक्शन 17(3) में आता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। इसमें क्या आता है? टर्मिनल कॉम्पेंसेशन। जब भी आपको टर्मिनेट किया जाता है और आपको कॉम्पेंसेशन मिलती है तो वो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में आता है। फिर इसके बाद पेमेंट फ्रॉम यूआरपीएफ, अगर कोई भी तरह का प्रोविडेंट फंड से मिले पैसा, बट अगर आपने देखा हो प्रोविडेंट फंड से पैसा मिला बट उसमें लिखा होगा कि एक्सेप्ट फ्रॉम द आरपीएफ, एएसएफ, पीपीएफ वगैरह वगैरह लिखा होगा, कुछ एक्सेप्शंस लिखी होंगी, तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं अनअप्रूव्ड या अनरिकॉग्नाइज्ड फंड से अगर आपको पैसा मिलता है तो वो भी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है। पेमेंट अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आपको याद आ रहा हो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, जब पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और आपको पैसे मिल जाते हैं, कंपनी ने एम्प्लॉय को पैसे दे दिए, तो वो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी होगा। एनी अमाउंट ड्यू टू और रिसीव बाय बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करने से पहले या एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद जब भी कोई पैसा कंपनी की तरफ से मिलेगा वो भी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी होगा। या फिर कोई भी तरह का सम विच इज रिसीव बाय एम्प्लॉयर, वैसे रिसीव बाय एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय को कोई भी तरह का पैसा मिलता है अगर कंपनी की तरफ से, तो वो भी क्या होगा? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी होगा, जो सैलरी के अंदर नहीं आता होगा, जो कंपनी ने अपनी तरफ से दिया। सो भाई प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में 5 पॉइंट्स आते हैं, एक बार फिर से याद करते हैं। टर्मिनल कॉम्पेंसेशन, अमाउंट रिसीव फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, ठीक है, या फिर अमाउंट रिसीव फ्रॉम फंड हो गया। नंबर 3 हो गया अमाउंट अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, एनी अमाउंट ड्यू टू और रिसीव बाय बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और लास्ट हो गया एनी अदर सम रिसीव बाय एन एम्प्लॉय। समझ में आ गई बात? एक शॉर्टकट में 17(3) परक्विजिट करवा दिया। अब थ्योरेटिकल पार्ट में एक और थ्योरेटिकल पार्ट आता है जो आपको पता होना चाहिए, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट क्या होता है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होता है जब आपके पास कंपनी के 20 या 20% से ज्यादा की ओनरशिप होती है, तो हम मानते हैं कि आपके पास सब्सटैंशियल इंटरेस्ट ओनरशिप है। समझ में आ गई बात?
ना सैलरी चैप्टर के अंदर आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि अगर सैलरी इनकम टैक्सेबल तभी होती है जब देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर इन एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो वो सैलरी इनकम में टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे कि पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनर होता है उसको जो सैलरी मिलती है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं आता, इसलिए उसकी सैलरी इनकम पीजीबीपी में जाती है, ना कि सैलरी हेड में। समझ में आया? इसी तरीके से जो एचयूएफ का मेंबर होगा या फिर आपको कोई भी ऐसा मेंबर या पार्टनर मिले तो उसके इसमें ऐसा ही होता है। समझ में आ गई बात? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है। समझ में आ गई बात? नाउ अगेन एक थ्योरेटिकल पार्ट जो हम पढ़ाते हैं, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी और सरेंडर ऑफ सैलरी। फॉरगोइंग मतलब आपने सैलरी को छोड़ दिया और एम्प्लॉयर को दे दिया, और एम्प्लॉयर को बोला कि आज तक बहुत लिया है आपसे, थोड़ा सा आपको दे दिया मेरी तरफ से। तो अगर आपने फॉरगो कर दिया सैलरी, इसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम बोला जाता है, और ये टैक्सेबल हो जाएगी बच्चों, फुली टैक्सेबल। इस पे आप ही को टैक्स लगेगा, एम्प्लॉयर को नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से ऐसा काम किया। बट अगर आप सरेंडर करते हो सैलरी, सरेंडर ऑफ सैलरी में गवर्नमेंट को सरेंडर करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट को सरेंडर करते हो अंडर वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट 1961, अगर आप इस एक्ट के थ्रू सरेंडर कर देते हो सैलरी, तो गवर्नमेंट कह रहा है हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। थैंक यू सर, समझ में आ गई बात? थैंक यू बोलना जरूर है भाई गवर्नमेंट को। आगे बढ़ते हैं बच्चों, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में आ जाते हैं। नाउ डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 तीन तरह की होती हैं। सेक्शन 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि फिक्स होती है 50,000 रुपीज अप टू 50,000। मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि अगर अमाउंट ही 40,000 रुपए का है तो डिडक्शन 40,000 रुपए की मिलेगी। सैलरी अगर ग्रॉस सैलरी 40,000 की है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ग्रॉस सैलरी कितनी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मैक्सिमम 50,000 रुपए तक की मिल सकती है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है एक्चुअल अलाउंस रिसीव 20% ऑफ बेसिक पे या 5,000 रुपए पर एनम। सेक्शन 16(3) प्रोफेशनल टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाता है। जिस स्टेट में आप जॉब ज्वाइन करते हो विच इज लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट लगाता है, आपसे प्रोफेशनल टैक्स चार्ज करता है। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, छोटा सा अमाउंट होता है, और वो जो अमाउंट होता है वो आपने दिया तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी इनकम टैक्स के अंदर, आपने सैलरी चैप्टर के अंदर। अब इसके अंदर एक और बात है, अगर ये प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे कर दिया तो ये एक तो चीज बन जाएगी एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेड बाय एम्प्लॉयर, और वो आपको पहले टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड सैलरी, ऊपर एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेड बाय एम्प्लॉयर परक्विजिट पढ़ते थे ना, और फिर नीचे उसकी डिडक्शन भी मिल जाएगी अंडर सेक्शन 16। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेसिकली कि वो एम्प्लॉयर ने पे किया या एम्प्लॉई ने। पे करना जरूरी है, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। समझ में आया? तो पे करने पर डिडक्शन मिल जाएगी, बट अगर वो एम्प्लॉयर ने पे कर दिया तो ऊपर टैक्सेबल भी हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयर ने नहीं पे किया, एम्प्लॉई ने खुद पे किया, तो टैक्सेबल कुछ नहीं होगा, नीचे डिडक्शन मिल जाएगी। समझ में आ रहा ना फर्क? तो ये है बच्चों, सैलरी का चैप्टर कर दिया है हमने समाप्त। अब जो है एक बारी सेक्शंस की रिवीजन कर लेते हैं सारे के सारे। लिखते हैं बच्चों सेक्शंस, बेसिस ऑफ चार्ज। मैं चाहता हूं ये चीज आप अपने आप लिखो। सेक्शन 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस, सेक्शन 16(3) प्रोफेशनल टैक्स। 17(1) है सैलरी की डेफिनेशन, 17(2) है परक्विजिट्स, 17(3) है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। सेक्शन 10(5) है एलटीसी की एग्जेम्पशन, एलटीसी एग्जेम्पशन। 10(10) है ग्रेचुटी की एग्जेम्पशन, 10(10)(a) है पेंशन की एग्जेम्पशन, 10(10)(a) है लीव सैलरी की एग्जेम्पशन, लीव सैलरी की एग्जेम्पशन। 10(10)(b) है रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन की एग्जेम्पशन। ये आपको एक सीक्वेंस में याद कर लोगे तो ये सेक्शन याद रहेंगे, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन की एग्जेम्पशन। ये 10(10)(c) हो गया वॉलंटरी रिटायरमेंट की कॉम्पेंसेशन की एग्जेम्पशन। फिर इसके बाद 10(13)(a) हो गया एचआरए की एग्जेम्पशन, और 10(14) हो गया नोटिफाइड अलाउंसेस की एग्जेम्पशन। तो ये मैंने आपका सामने पूरा फिलअप कर दिया है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसी तरीके से पूरा जो है भर दो। ये मैंने आपको PDF दे रहा हूँ जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, उसमें खाली होगा तो आप लोग भर सकते हो आराम से। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू एवरीवन ये वीडियो को ध्यान से देखने के लिए। और बस सैलरी का इस बाद अब हम लोग अगले कंटेंट में चलेंगे, मैराथन 3 में, तो पार्ट 3 में चलेंगे, और उसके अंदर मैं कुछ और चैप्टर अनाउंस करूंगा आपको, और बहुत जल्द वो भी वीडियो मैं आपके साथ लेके आऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद वाकई में आई है तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ लिखोगे, मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलेगी। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ये वीडियो, और अपने स्टेटस पे, जो आपके व्हाट्सएप स्टेटस होते हैं, उस पे ये वीडियो का लिंक लगाएंगे, सो दैट सारे बच्चों को, हर तरह के जो भी CA CS CMA कर रहे हैं आपके दोस्त, उन सबको मिल सके। आपको ऑब्वियसली उनको रिक्वेस्ट नहीं करनी है, अगर उनको पसंद आएगी तो वो आपको ही दुआएं देंगे, आपको ही खुशी देंगे, अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।